Hello everyone. So my name is Nitish Pandey and I am here to discuss the questions of hydrology which came in JEE exam PPSC. अभी जो पंजाब में इन्वायरमेंटल इंजीनियर में JEE का एग्जाम हुआ था, JEE का जो पेपर हुआ था, JEE का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो हाइड्रो के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ। हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो सीधे हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको ही हम देखेंगे, ठीक है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह के क्वेश्चंस हैं, एयर पोल्यूशन वगैरह के। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कम फ्रॉम हाइड्रोलॉजी। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्राउंड वाटर इज, ग्राउंड वाटर क्या होता है? सो ग्राउंड वाटर इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स बट कंटेन्स डिजॉल्व सॉलिड्स, फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया बट मे कंटेन हार्मलेस बैक्टीरिया, free from floating impurities but may have suspended solids, free from dissolved solids but may have colloidal solids। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए colloidal solids क्या है, suspended solids क्या है, या फिर dissolved solids क्या होते हैं। आई होप कि आपको पता है। सॉलिड्स को जनरली दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पानी के अंदर सॉलिड्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डिजॉल्व्ड सॉलिड। डिजॉल्व्ड सॉलिड मतलब जिनका की साइज इतना कम है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेज हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच के, उसके अंदर चला गया है। मींस इट इज नाउ पार्ट ऑफ द वाटर इटसेल्फ, इट इज डिजॉल्व्ड इनटू वाटर, इट इज नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, रादर इट इज नाउ बिकमिंग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो उसको बोल रहे हैं डिजॉल्व सॉलिड। लेकिन अगर सॉलिड्स का साइज थोड़ा ज्यादा है, मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में घुस नहीं पा रहे हैं, वो एटम या मॉलिक्यूल के जैसे बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पानी में डिस्पर्ज स्टेट में रहते हैं। उनको दूसरे कैटेगरी को बोल रहे हैं डिस्पर्ज्ड सॉलिड्स। डिस्पर्ज सॉलिड मतलब विच आर नॉट इन डिजॉल्व फॉर्म। सो डिस्पर्ज्ड दो तरीके से हो सकते हैं, इधर इन सस्पेंशन और इन कोलॉइडल फॉर्म। सस्पेंशन मतलब जो थोड़े से बड़े सॉलिड्स हैं जिनका की वेट थोड़ा ज्यादा है, mg जो वेट है, अगर साइज ज्यादा है तो वेट ज्यादा है, और अगर वेट ज्यादा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पानी से टर्बुलेंस को हटाओगे तो ये पानी में सेटल कर जाएंगे, मतलब ये सेडिमेंट कर जाएंगे। और दूसरे डिस्पर्स सॉलिड्स में आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी में, जो जिनको कोलॉइडल सॉलिड्स बोल रहे हैं। तो कोलॉइडल सॉलिड इतने छोटे भी नहीं है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेज हैं वहां तक चले जाएं, दे बिकम पार्ट ऑफ लिक्विड। इतने भी छोटे नहीं है, लेकिन हाँ इतने बड़े भी नहीं है कि उनकी ग्रेविटी, उनका जो वेट है वो इतना ज्यादा हो जाए, सफिशियंट इनफ हो जाए कि वो आसानी से सेटल कर जाए। सो दे कीप ऑन मूविंग, पानी में ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बट दे डू नॉट कम इनटू, यू कैन से दे डू नॉट सेटल इजीली। ऐसे सॉलिड्स को बोल रहे हैं हम कोलॉइडल सॉलिड। तो ये तो बेसिकली तीन सॉलिड्स हो गए जिसको मैं बोल रहा हूं डिजॉल्व एंड डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड में भी दो, कोलॉइडल एंड सस्पेंडेड। और जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर में कौन सा पानी कौन सा सॉलिड हो सकता है? अगर आप सोचो तो ग्राउंड वाटर में केवल और केवल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं। ग्राउंड वाटर कंटेन्स ओनली एंड ओनली डिजॉल्व सॉलिड, क्योंकि जब पानी नीचे जाएगा, अंडरग्राउंड मूवमेंट होगा जब पानी का, जिसको आप टेक्निकली बोलते हो इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, तो ये नाम ही में देखो फिल्ट्रेशन है। सो व्हेन वाटर विल गो इनटू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, सो इट विल बी सब्जेक्टेड टू अ नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन। और आपको पता है फिल्ट्रेशन में क्या क्या रिमूव हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस फिल्ट्रेशन, जो इतना बड़ा मीडियम है, सॉइल मास है जिससे पानी पास कर रहा है, जिसके पोर्स के वॉइड्स के थ्रू पानी पास कर रहा है, जब उससे ये पास करेगा तो इसका नेचुरल फिल्ट्रेशन होगा। मतलब जो भी वॉइड के साइज से बड़ी इंप्योरिटीज होंगी पानी में, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, दे विल बी रिटेन्ड, दे विल नॉट बी एबल टू गो इनसाइड डीप। तो ये जो पानी है इसमें इस वजह से सस्पेंडेड इंप्योरिटीज देखने को नहीं मिलती हैं। जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर जनरली काफी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, काफी अच्छा पानी होता है। अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की बात करो तो सबसे अच्छा पानी रेन वाटर होता है, देन आफ्टर दैट इट इज ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से काफी प्रिवेंटेड होता है, अच्छी क्वालिटी का पानी होता है, ज्यादा ट्रीटमेंट भी देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार तो जो मिनिमम इसेंशियल ट्रीटमेंट है, डिसइंफेक्शन, वही देके आपका काम चल जाता है। अदरवाइज समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी, कुछ अगर उसमें ज्यादा है, जैसे फ्लोराइड कई बार ज्यादा है तो फ्लोराइड रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, या कई बार जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन
beneath the earth, नीचे इतनी हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही पानी को, तो इसलिए ये सॉलिड्स भी आपको मिलते हैं। अगर ऑक्सीजन होती तो ये सॉलिड्स ऑक्सीडाइज होकर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते, मतलब पानी से पृथक हो जाते, अलग हो जाते। प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब कि ये डिजॉल्व फॉर्म से सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाते, डिजॉल्व फॉर्म से ये सस्पेंडेड फॉर्म में आते और पानी से अलग हो जाते, सेडिमेंट कर जाते। बट पानी में जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन की जनरली कमी होती है, तो अगर डीप ग्राउंड वाटर कोई सोर्स है तो वहां से पानी जो मिलेगा दैट में कंटेन सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स विद इट। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ स्पेशल, यू कैन से इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम अलग तरीके का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, पर मोस्टली ग्राउंड वाटर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ वेरी गुड फॉर्म ऑफ वाटर, जिसमें काफी साफ पानी आपको मिलता है एंड ज्यादा डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ग्राउंड वाटर क्या है? सो इट इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स, ट्रू, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स रिटेन कर जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, बट कंटेन्स डिजॉल्व सॉलिड। ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया बट में कंटेन हार्मलेस बैक्टीरिया, ये अपसर्ड बात है। पानी को थोड़ी ना पता है कि कौन सा हार्मफुल है कौन सा हार्मलेस है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का बैक्टीरिया हो सकता है। बैक्टीरिया हमें पता है, हमें बीमारी हो रही है कि हार्मफुल है हार्मलेस है, पानी को नहीं पता है, तो बैक्टीरिया इस तरीके से नहीं मिलेगा कि ये हार्मफुल वाला है या हार्मफुल नहीं है, इट विल बी बोथ। देन फ्री फ्रॉम फ्लोटिंग इंप्योरिटीज, फ्लोटिंग इंप्योरिटीज मतलब जो तैरने वाली इंप्योरिटीज है, बट मे हैव सस्पेंडेड सॉलिड्स, गलत बात है। फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉलिड्स बट मे हैव कोलाइडल सॉलिड्स, गलत बात है। सो ग्राउंड वाटर में कंटेन डिजॉल्व सॉलिड्स बट इट विल नॉट बी कंटेनिंग एनी काइंड ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी का कि द जोन ऑफ एरेशन इन ग्राउंड प्रोफाइल डज नॉट इंक्लूड। तो ये जोन ऑफ एरेशन क्या है? तो अगर आप ग्राउंड वाटर का स्ट्रक्चर देखोगे, ग्राउंड का स्ट्रक्चर इनफैक्ट नॉट वाटर का, ग्राउंड का स्ट्रक्चर मतलब अगर आप देखो तो अर्थ स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड मतलब कहीं पे वाटर बियरिंग स्टेटा है, फिर कहीं पे हार्ड रॉक स्टेटा है, फिर कहीं पे वाटर बियरिंग स्टेटा है कुछ डेप्थ तक, फिर हार्ड रॉक स्टेटा है, समथिंग लाइक दिस। और जब यहाँ पे पानी जाएगा, पानी कैसे जाएगा? बिकॉज ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा। तो ये जब पानी अंदर जाएगा तो जो हार्ड स्टेटा है, जहां पे इम्परमिएबल और नॉन पोरस स्ट्रक्चर मिल रहा है, रॉक मिल रहा है, वहां पे पानी इसको पार नहीं कर पाएगा तो कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट मतलब मीडियम के वॉइड्स में कलेक्ट हो जाएगा। कुछ दूर तक तो जो सारा का सारा मीडियम है इट विल बी सैचुरेटेड, मतलब इंटायर वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। इस वाले जोन को ही हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर जोन, ग्राउंड वाटर जोन या फिर ग्रेविटी वाटर जोन। ग्रेविटी क्यों? क्योंकि ये पानी अपनी वेट की वजह से, अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटी जोन। फिर इसके ऊपर कुछ दूर तक हो सकता है कैपिलरी फ्रिंजेस की राइज हो। कैपिलरिटी आपको पता है, क्योंकि छोटे छोटे पोर्स हैं पानी में, सॉलिड में, और उन पोर्स में हो सकता है कुछ कैपिलरिटी एक्शन आ जाए। सो दिस जोन विल बी demarcating, differentiating that zone where a degree of saturation is less than 1 and that zone where a degree of saturation is more than 1, या more than 1 तो होता नहीं है, तो मैं बोल दूंगा 1, that entire voids are filled with water। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखना कि जो कैपिलरी जोन है, दिस कैपिलरी जोन, जो कैपिलरी जोन है ये डिमार्केट करता है, डिफरेंशिएट करता है जोन ऑफ सैचुरेशन को और जोन ऑफ एरेशन को। एरेशन इज रिलेटेड विद एयर। जोन ऑफ एरेशन मतलब जहां पे सॉइल के पोर्स के बीच में हवा भी है, एयर इज प्रेजेंट, उसको बोल रहे हैं जोन ऑफ एरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन मतलब जहां पे पोर्स में बिल्कुल भी हवा नहीं है, इट इज एंटायरली फिल्ड विद वाटर, उसको बोल रहे हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। जनरली जो कैपिलरी जोन है या जो ग्राउंड वाटर जोन है, इसको हम जोन ऑफ सैचुरेशन में कंसीडर करते हैं। दीज टू आर कंसीडर्ड इनटू जोन ऑफ सैचुरेशन। और जनरली इसके ऊपर जो जोन है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ, यू कैन से एरेशन। सो दिस इज जोन ऑफ सैचुरेशन, और इसके ऊपर का जो जोन है दैट इज जोन ऑफ सैचुरेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एरेशन। जो जोन ऑफ एरेशन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो पहले पार्ट को तो हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट वाटर जोन, और दूसरे पार्ट को बोल रहे हैं हम सॉइल रूट वाटर जोन। रूट वाटर जोन मतलब जहां पे प्लांट की रूट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें जहां तक जा सकती हैं, जहां तक आपको बोल सकते हो इरिगेशन वाटर सप्लाई करने की आवश्यकता है, या प्लांट्स जहां तक पानी एक्सट्रैक्ट करने वाले,
तो उसको सॉइल रूट जोन बोल रहे हैं, और उसके नीचे का जो जोन है उसको बोल रहे हैं इंटरमीडिएट वाटर जोन। ये दोनों ही जो जोन्स हैं ये जोन ऑफ एरेशन में आ रहे हैं, मतलब यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 1 है, मतलब यहां पे सारे के सारे पोर्स पानी से नहीं भरे हुए हैं। ठीक है, इस पूरे सारे जोन को मिला के, दिस जोन ऑफ सैचुरेशन है, जोन ऑफ एरेशन, इस सबको मिला के हम बोलते हैं जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। और ये कुछ मीटर्स तक ही होता है, जनरली इट इज 100 to 1000 मीटर, समथिंग लाइक दिस, अर्थ के नीचे। इसके बाद जो पूरा अर्थ है, इंटायर जो पूरा अर्थ है, डीप अप टू द कोर, उसको बोलते हैं हम जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज। जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज। रॉक फ्लोवेज मतलब कि यहां पे रॉक फ्लोवेज स्टेज में है। फ्लोवेज स्टेज मतलब कि देयर इज नो वाइड, मीडियम पार्टिकल्स के बीच में कोई वाइड नहीं है, सॉइल स्ट्रक्चर यहां पे मेंटेन्ड नहीं है, दे आर लाइक बोल रहा हूं मैं प्लाज्मा, पर प्लाज्मा एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा मैं। रॉक फ्लोवेज मतलब यहां पे कोई वाइड नहीं है, रॉक फ्लोवेज कंडीशन में है। रॉक फ्रैक्चर मतलब टू ही रॉक्स हैं, ऐसे समझ सकते हो आप, और यहां पे मीडियम पार्टिकल्स के बीच में वाइड्स भी है, और सॉइल उसी को बोलते हो जहां पे सॉलिड के साथ साथ वाइड भी होता है। अगर वाइड नहीं होता तो उसको आप सॉलिड नहीं, उसको रॉक बोलने लगते हो। ठीक है, सो दिस एंटायर जोन इज जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जो कि 100 से 1000 मीटर तक की डेप्थ के आसपास हो सकता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सब एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज है, दिस कैन गो डीप, इसको मैं देखो यहां पे लिखा हूं किलोमीटर्स, दिस कैन गो किलोमीटर्स टू डेप्थ, x किलोमीटर्स तक ये हो सकता है, काफी ज्यादा या काफी कम हो सकता है। सो यू डोंट नो अबाउट दैट, काफी इसकी डेप्थ हो सकती है। ऊपर के कुछ डेप्थ की यहां पे हम बात कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ एरेशन जहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 1 है, जोन ऑफ एरेशन जहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 1 है, जोन ऑफ सैचुरेशन जहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन मोर देन 1 है। जोन ऑफ एरेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, सॉइल रूट वाटर जोन जहां पे रूट्स प्रेजेंट है, या इंटरमीडिएट वाटर जोन जो इंटरमीडिएट जोन है, और जोन ऑफ सैचुरेशन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। जोन ऑफ सैचुरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ग्राउंड वाटर जोन या ग्रेविटी वाटर जोन, और दूसरा क्या है जिसको हम बोल रहे हैं कैपिलरी वाटर जोन या कैपिलरी फ्रिंज जोन। जो कैपिलरी फ्रिंज है दैट समटाइम्स मे नॉट बी 100% सैचुरेटेड, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन है, जहां पे जोन ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम सैचुरेशन टू एरेशन। तो अब आप इस क्वेश्चन कर सकते हो, द जोन ऑफ एरेशन इन ग्राउंड प्रोफाइल डज नॉट इंक्लूड, जोन ऑफ एरेशन क्या नहीं इंक्लूड करता है, सो इट डज नॉट इंक्लूड सॉइल वाटर जोन, इसको इंक्लूड नहीं करता है। जोन ऑफ इंटरमीडिएट जोन, इसको भी इंक्लूड नहीं करता है। जोन ऑफ एरेशन बोला है, वेरी सॉरी, तो जोन ऑफ एरेशन सॉइल वाटर जोन को इंक्लूड करेगा, इंटरमीडिएट जोन को इंक्लूड करेगा, इट विल नॉट बी इंक्लूडिंग द जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ एरेशन क्या इंक्लूड नहीं करता है, इट डज नॉट इंक्लूड, सो इट डज नॉट इंक्लूड सैचुरेशन जोन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर दो चूज करने होते तो कैपिलरी में चूज कर लेता, पर अगर मुझे एक हटाना है कैपिलरी और सैचुरेशन में, सो कैपिलरी जोन में समटाइम्स बी नॉट सैचुरेटेड, ये ट्रांजिशन जोन है, इसीलिए मैं इसको कट करके इसको सिलेक्ट कर रहा हूं कि दिस विल ऑलवेज बी सैचुरेटेड, सो इट इज नेवर गोइंग टू कम अंडर जोन ऑफ एरेशन। अगला क्वेश्चन है, डुपिट्स अजम्पशंस आर वैलिड फॉर, जो डुपिट्स के अजम्पशंस हैं वो किसके लिए वैलिड है। तो जो डुपिट्स थ्योरी है, ये अजम्पशंस कहां पे आप पढ़ते हो, दिस इज वैलिड फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर, दिस इज एंटायरली वैलिड फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर। वैसे तो आप दोनों में लगाते हो, पर जो अजम्पशंस हैं दे आर वैलिड फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर, और इसको बाद में थीम ने मॉडिफाई किया, तो उसके हिसाब से डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्विफर्स के लिए अलग अलग थ्योरीज बनाई गई। वैसे डुपिट्स की थ्योरी भी आप अप्लाई कर सकते हो इन कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड बोथ, पर जो बेहतर रिजल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है, ये अनकन्फाइंड एक्विफर्स में ही प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, रीजन क्या होता है, तो रीजन ये होता है कि इसका जो रिजल्ट है वो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर पे डिपेंड करता है, एंड आर वैल्यू जो होती है वो एम्पेरिकली या एक्सपीरियंस के थ्रू फाइंड आउट की जाती है। तो इसलिए कम डिस्चार्ज के लिए या अनकन्फाइंड एक्विफर्स के लिए ये कुछ रिजल्ट्स को ठीक ठाक दे पा रही है, अदरवाइज ये थ्योरी से रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, ये इन्वायरमेंटल क्वेश्चन है फिर। ठीक है, देन अगेन इन्वायरमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब आपने किए होंगे। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन 31,
तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पैन इवेपोरेशन इज डिनोटेड बाई ईपी एंड एक्चुअल इवेपोरेशन इज डिनोटेड बाई ई, देन क्या होगा, ईपी इज मोर देन ई, ई इज मोर देन ईपी, ई इज इक्वल टू ईपी एंड ई इज इक्वल टू और मोर देन ईपी वैल्यू। तो अब इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं इतना ज्यादा डिटेल में, पर आई होप कि आपको पता है कि जो इवेपोरेशन है उसको तरह तरीके के मेथड से मेजर करते हैं। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इवेपोरेशन इज व्हाट, बाई प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड पैन्स, जिसको पैन इवेपोरीमीटर्स बोलते हैं। इवेपोरीमीटर मींस, मीटर मतलब मेजर करना, इवेपोरी मींस इवेपोरेशन को मेजर करना, पैन इवेपोरीमीटर्स मींस पैन से आप इवेपोरेशन को मेजर कर रहे हो। देयर मे बी अदर मेथड्स आल्सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन, और भी तरीकों से आप इवेपोरेशन को मेजर कर सकते हो, डिवाइसेस भी, तरीके भी और है, बट इवेपोरेशन को हम मेजर कर सकते हैं बाई पैन ऑल्सो। अब बाकी मेथड्स में मैं नहीं जा रहा हूं, आपने नोट्स को खोल के पढ़ना, ये लंबा टॉपिक है। तो पैन्स की जो इवेपोरेशन होती है उससे हम रिलेट करते हैं जो एक्चुअल इवेपोरेशन इन द लेक या इन कोई रिजर्वायर है या वाटर बॉडी है उसमें। तो जो एक्चुअल इवेपोरेशन है ई, दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक कि कुछ कोफिशिएंट है, या इसको जनरली पैन कोफिशिएंट बोलते हैं, तो कई बार सीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैन कोफिशिएंट इनटू इवेपोरेशन इन पैन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इवेपोरेशन इन पैन होता है ये हमेशा ज्यादा ही होता है, क्योंकि पैन का साइज कम है, इसका सरफेस एरिया टू डेप्थ रेशियो ज्यादा हो सकता है, मतलब इसकी सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप कंसीडर करोगे तो हो सकता है सरफेस एरिया उसमें काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये किसी मेटल वगैरह से बनी होती है, तो इसमें जो हीट और एरोडायनेमिक इफेक्ट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसकी एरिया कम है, एक्सपेंस कम है, इसकी डेप्थ कम है, तो इसमें अगेन एरोडायनेमिक और हीट इफेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो पैन इवेपोरेशन है दैट विल नेवर बी इक्वल टू द लेक इवेपोरेशन। इसलिए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके हम पैन इवेपोरेशन को एक्चुअल इवेपोरेशन से, लेक इवेपोरेशन से रिलेट करते हैं। और ये जो सीपी की वैल्यू है, पैन कोफिशिएंट, अलग अलग टाइप के पैन्स के लिए ये अलग अलग होता है, ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। जैसे अगर आप बात करोगे स्टैंडर्ड क्लास ए पैन की, जिसको आप हारग्रीव्स क्लास ए पैन भी बोलते हो, तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.70, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.70। लेकिन अगर आप आईएस पैन की बात करोगे, इंडियन स्टैंडर्ड पैन की, जो आईएस कोड ने बनाया हुआ है, तो उसके लिए पैन इवेपोरेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 0.80, दिस कम्स आउट टू बी 0.80। अगर आप कोलोराडो संकन पैन की बात करते हो, कोलोराडो संकन पैन, तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.78 के आसपास। इसके अलावा एक और पैन की वैल्यू भी आप याद रख सकते हो, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पैन। सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूएस पैन, उसके लिए भी ये कोफिशिएंट होता है 0.80। ये वैल्यूज आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स देखो जितने भी हैं ये सब 100 से कम है। 100 से कम क्यों है? क्योंकि जो पैन इवेपोरेशन है वो ज्यादा ही होगा इन कंपैरिजन टू लेक इवेपोरेशन या इन कंपैरिजन टू एक्चुअल इवेपोरेशन। ज्यादा क्यों होगा अभी बताया आपको, क्योंकि वहां पे जो हीट और एरोडायनेमिक की कंडीशंस हैं वो डिफरेंट देन नेचुरल या ओरिजिनल या एक्चुअल है। उसका साइज कुछ इस तरीके से, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो सकता है, उसमें डिस्टर्बेंस कम हो सकता है उसमें एल्गी नहीं प्रेजेंट हो सकता है, उसमें फोटोसिंथेसिस अलग तरीके से जो मतलब लेक में हो रहा है उस तरीके से नहीं हो सकता है उसमें हीट जो लाइट पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। सो देयर आर सो मेनी कंडीशंस, बट इन एक्चुअल जो अगर आप कैलकुलेट करोगे इवेपोरेशन, सो दैट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द पैन इवेपोरेशन। और ये इसीलिए कोफिशिएंट, जितने भी कोफिशिएंट्स है, ऑल दिस कोफिशिएंट्स इफ यू ऑब्जर्व, तो इन सब की वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम होने का मतलब कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। इसमें अगर आप 1 से कम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इसका 70% ले रहे हो, 80% ले रहे हो, 78% ले रहे हो, तब ये आ रहा है। तो अब इसको कर सकते हो आप। पैन इवेपोरेशन इज डिनोटेड बाय ईपी। होगा क्या हमेशा ही, ईपी विल ऑलवेज बी मोर देन ई। जो एक्चुअल इवेपोरेशन है उससे ज्यादा ही हमेशा पैन इवेपोरेशन होगा। जितना ज्यादा मेरी पैन बेहतर होगी, सुपीरियर क्वालिटी की होगी, मतलब जितना ज्यादा वो एक्चुअल फील्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने में सक्षम होगी, जो इवेपोरेशन कोफिशिएंट है, पैन कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू उतनी ही क्लोजर टू 1 होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी पैन कौन सी है? 1 आईएस पैन एंड अदर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पैन है, इसकी पैन, ठीक है। सो दीज टू आर गोइंग टू बी द बेस्ट। क्यों? क्योंकि इनमें पैन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा मतलब they are going to represent more accurately, more closely the actual evaporation. अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉर्मेशन दैट कंटेन्स वाटर बट इज नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इट, सिग्निफिकेंस
ट्रांसमिटिंग इट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो ये फिर से आपको पता होना चाहिए, तो ये मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं याद करने का। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशंस। सबसे पहले तो एक्विफर है, जो आपको सबको पता होगा। इनको क्लासिफाई कर रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। पोरोसिटी मतलब इट इज वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और परमेबिलिटी मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। Q बराबर आपने पढ़ा होगा KIA, V बराबर आपने पढ़ा होगा IA, डार्सीज लॉ। तो यहां से तुमने पढ़ा होगा Q बराबर होता है A इंटू V, तो KIA। यहां से मैं K को डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जो मीडियम है, इनकी दो प्रॉपर्टीज हमारे लिए जरूरी हैं। दो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही है, पोरोसिटी क्या बता रही है कि इसके अंदर कितना वॉइड है, मतलब सॉइल कितनी पोरस है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाइड इन परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अगर ज्यादा पोरस होगी तो उसके अंदर ज्यादा पानी भी होगा, क्योंकि पोर्स में ही, वाइड्स में ही तो सॉइल के पानी आ रहा है। तो जितना ज्यादा वाइड होगा, अगर सैचुरेटेड होगी सॉइल, तो उसमें उतना ही ज्यादा पानी भी होगा। तो ये पोरोसिटी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी हेल्ड बाय द, यू कैन से, सॉइल मास। इसके अंदर कितना पोर्स है, इसके अंदर कितने पानी, आप कितना पानी डाल सकते हो। सो इट रिप्रेजेंट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी। वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी मतलब कि कितना डिस्चार्ज फ्लो कर सकता है पर यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये बताता है वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी के बारे में। अच्छा, जनरली सॉइल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि साइज बढ़ता है अगर, इफ यू इंक्रीज द पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज बढ़ने के साथ साथ जो पोरोसिटी होती है वो रिड्यूस होती है और परमेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी फाइन पार्टिकल्स की पोरोसिटी ज्यादा होगी, परमेबिलिटी कम होगी, और जो कोर्स पार्टिकल्स हैं उनकी पोरोसिटी कम होगी और परमेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं सैंड की बात करूं तो सैंड इज हाईली परमिएबल बट वेरी लेस पोरस, मतलब उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, पर जो भी पानी है दैट कैन इजीली बी फ्लोइंग, वो आसानी से उससे पास कर सकता है। जबकि अगर मैं क्ले की बात करूं, जो कि फाइनेस्ट साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल है, तो उसकी पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसकी परमेबिलिटी कम होती है। मींस वाटर डज नॉट इजीली फ्लो थ्रू दिस टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि पानी फ्लो करता है थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, और यहां पे इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स कम होते हैं। वॉइड्स में आपस में इंटरकनेक्शन अच्छे से नहीं होता है, इस वजह से पानी अच्छे से फ्लो नहीं करता है। तो नहीं समझ आ रहा है तो वैसे समझ आना चाहिए आपको। नहीं समझ आ रहा है तो घर में एक एक्सपेरिमेंट करना, एक बर्तन में सैंड लेना, एक बर्तन में क्ले लेना, और पानी डाल के देखना किससे पानी आसानी से निकल जा रहा है बाहर, किससे पानी निकलने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो फिर से इसको पहले एकदम दिमाग में बिठाइए कि साइज बढ़ने के साथ साथ पोरोसिटी कम होती है, परमेबिलिटी बढ़ती है। साइज बढ़ने के साथ साथ पोरोसिटी बढ़ती है, परमेबिलिटी कम होती है। सैंड हाईली परमिएबल, लेस पोरस, क्ले हाईली पोरस, लेस परमिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले एक्विफर। अब इन प्रॉपर्टीज में मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मुझे एक तलाश करनी है सोर्स की, कहां पे मुझे पानी मिल रहा है जमीन के नीचे। तो जमीन पे पानी मिलना एक मेरी रिक्वायरमेंट है, और उस पानी को मैं निकाल सकूं, एक्सट्रैक्ट कर सकूं, पंप आउट कर सकूं, ये मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे दो प्रॉपर्टीज से मतलब है फॉर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। पहली प्रॉपर्टी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब मीडियम में कितना पानी है, और दूसरी प्रॉपर्टी, उस पानी को निकालना या एक्सट्रैक्ट करना कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है। तो कितना पानी है ये कौन बताएगा, पोरोसिटी। उसको निकालना आसान है या मुश्किल है ये कौन बताएगा, परमेबिलिटी। ठीक है, अब जो एक्विफर है, एक्विफर के बारे में आप सब लोग परिचित होंगे, एक्विफर जानते ही हो आप। तो एक्विफर हाईली पोरस और परमिएबल होते हैं, मतलब इनकी पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों अच्छी खासी होती है, मतलब इनके अंदर पानी होता भी है और इस पानी को आप आसानी से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। सो दे कैन बेसिकली बी चूजन एज सोर्स ऑफ वाटर। आप यहां से किसी भी जरूरत के लिए, लाइक इरिगेशन वाटर के लिए या फिर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरे हैं जिनको मैं बोलता हूं एक्विक्लूड, समझना देखना, एक्विक्लूड। तो देखो यहां पे क्लूड आ गया, क्लूड आप रिलेट कर सकते हो विद क्ले, या क्लूड आप रिलेट कर सकते हो विद इनक्लूड। तो ये क्या है, इनके अंदर पोरोसिटी तो बहुत है, दे आर हाईली पोरस, बट इनके अंदर परमेबिलिटी नहीं है। क्ले से रिलेट करो, क्ले बहुत पोरस है पर परमिएबल नहीं है, मतलब इसमें पानी है तो बहुत, दे आर इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ वाटर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दैट वाटर।
वो पानी जो निकलेगा तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा, मतलब आपको सिग्निफिकेंट ईल्ड या डिस्चार्ज नहीं मिलने वाला है। सो दे कैन नॉट बी चूजन एज सोर्स ऑफ वाटर, इनको आप एज अ सोर्स नहीं चूज कर सकते हो। थर्ड वन है आफ्टर एक्विफर एंड एक्विक्लूड, थर्ड वन है एक्विटार्ड। एक्विटार्ड, तो एक्विटार्ड आप याद रखना रिटार्ड से, रिटार्ड मतलब तो ये कुछ पोरस है, मतलब इनकी पोरोसिटी कुछ है, नॉट एज हाई एज इन केस ऑफ एक्विफर्स बट दे आर पोरस, और लेकिन इनकी परमेबिलिटी भी कुछ ही है, मतलब इट इज नॉट हाईली परमिएबल। इनसे पानी सीप करता है रादर देन फ्लोइंग, मतलब पानी फ्लो नहीं करेगा, रादर पानी धीरे धीरे क्रॉल करेगा, सीप करेगा। तो इसमें पानी का फ्लो जो है वो रिटार्डेड हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए इसको एक्विटार्ड बोल रहे हैं। एग्जाम में इसकी एग्जांपल भी क्वेश्चन पूछता है, तो एक्विटार्ड का एग्जांपल क्या है? इट इज लाइक कॉन्क्रीट, ये क्या है? एक्विटार्ड है। या ब्रिक मैसनरी, ब्रिक मैसनरी ये क्या है? दिस इज एक्विटार्ड। एक्विफर का एग्जांपल क्या है? तो लाइक सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड, या यू कैन से क्लेई सैंड, समथिंग लाइक दिस, क्लेई सैंड, या यू कैन से सैंडी सिल्ट, सैंडी सिल्ट, समथिंग लाइक दिस। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्विफर, ठीक है। और एक्विक्लूड का एग्जांपल क्या है? तो इसको तो अभी बताया, क्ले है इसका एग्जांपल, इसके अंदर पानी इंक्लूडेड है, वाटर इज देयर बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दैट वाटर। और लास्ट टाइप का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है एक्विफ्यूज। एक्विफ्यूज मतलब अभी फ्यूज हो गया, जैसे बल्ब फ्यूज आता है ना, जलना बंद जाता है, तो ये फ्यूज हो गया, मतलब इसके अंदर ना तो पोरोसिटी है ना तो परमिबिलिटी है, ना तो पानी है और ना ही उस पानी को निकालना आसान है ही नहीं, तो निकालने की बात ही नहीं आएगी। सो इट इज लाइक, इसका एग्जांपल क्या है? लाइक इग्नियस रॉक्स हो गई, या मैं सिंपली रॉक लिख दे रहा हूं, जैसे लाइमस्टोन है या ग्रेनाइट है, तो या सैंडस्टोन है। सो दीज रॉक्स आर इम्परमिएबल एंड नॉन पोरस, तो इसमें कोई पानी है नहीं, पानी निकालने की भी यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो दीज आर 4 बेसिक फॉर्मेशंस, एक्विफर, पोरस एंड परमिएबल, है भी, पानी निकाल भी सकते, यही हमारे काम का है। एक्विक्लूड, पानी इंक्लूडेड है, पानी है तो बहुत पर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो एज अ सोर्स आप चूज नहीं कर सकते हो। एक्विटार्ड, पानी कुछ है, धीरे धीरे फ्लो करता है, बहुत तेज आपको यील्ड नहीं मिलेगी, ज्यादा रेट नहीं मिलेगा, जैसे कंक्रीट या ब्रिक मैसनरी वगैरह, तो इनको एक्विटार्ड बोल रहे हैं। रिटार्डेड फ्लो मींस दे आर समव्हाट पोरस बट परमिबिलिटी इज वेरी लेस। और एक्विफ्यूज, तो ये तो ना तो पोरस है ना तो परमिएबल है, ना तो इनमें पोरोसिटी है ना ही इनमें परमिबिलिटी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ना तो पोरोसिटी है ना तो परमिबिलिटी है। आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अब कभी नहीं भूलोगे आप। A rock formation that contains water but it is not capable of transmitting it in significant amount is known as, बोला गया इसमें पानी है तो, पर इस पानी को ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग इट इनटू सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो मैं क्या चूज करूंगा? तो देखो ये दोनों तो चले गए, इसमें क्या आंसर होगा? इट विल बी एक्विटार्ड। एक्विक्लूड क्या है? जिसमें पानी है, उस पानी को आप निकाल भी नहीं सकते हो। एक्विटार्ड में पानी है पर निकालना ज्यादा रेट से पॉसिबल नहीं है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन, अंडर सेम कंडीशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ सरफेस वाटर विल गिव हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन का क्वेश्चन अगेन से आया हुआ है, इसको आप अच्छे से करना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। तो जनरली 3 सर्फेसेस की बात करते हैं, एक सरफेस कैन बी हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, दूसरी सरफेस कैन बी कॉन्केव लाइक दिस, एंड फिर सरफेस कैन बी कॉन्वेक्स लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सरफेस कॉन्केव हो सकती है, सरफेस कॉन्केव, कॉन्वेक्स या फिर स्ट्रेट हो सकती है। तो अब इसको याद रखना, इसका रीजन कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, इसके जरिए सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है, क्योंकि इसमें जो सरफेस एरिया निकल के आता है दैट इज क्वाइट मोर, सरफेस एरिया थोड़ा यहाँ पे ज्यादा निकल के आता है, सरफेस से इवेपोरेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सो आई विल बी गोइंग फॉर कॉन्वेक्स वाटर सरफेस, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इकोलॉजी, एयर पोल्यूशन का क्वेश्चन है। एयर पोल्यूशन वो राइट में लिखा हुआ है, आप सोच रहे हो मैं कहां से बोल रहा हूं, तो इकोलॉजी, एयर पोल्यूशन, फिर से हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रैंक्स द मेन सोर्सेज ऑफ अर्थ्स फ्रेश वाटर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको इंफॉर्मेशन पता है तब आप कर पाओगे,
कि कौन सा सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर है और कौन सा सबसे कम पानी कंटेन करता है। तो ये आपको याद रखने की चीज है। देखो पानी सबसे ज्यादा होता है अपने अर्थ पे, देखो सबसे ज्यादा पानी होता है तो ग्लेशियर्स फॉर्म। अच्छा फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं मैं, अब ये मत समझना कि यहाँ पे ओशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट फ्रेश वाटर, केवल और केवल फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। तो जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर तो होता है जो ग्लेशियर्स है उनमें, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो फ्रेश वाटर है पीने वाला पानी है दैट इज गोइंग टू बी इन फ्रोजन स्टेट, या तो माउंटेन टॉप्स पे वो आइस फॉर्म में ग्लेशियर के फॉर्म में है, या फिर जो आर्कटिक और अंटार्कटिक का रीजन है वहां पे वो फ्रोजन स्टेट में आइस फॉर्म में है। सो दैट अमाउंट इज द मोस्ट ज्यादा है। अब मैं एग्जैक्ट परसेंटेज वगैरह नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप फिर याद नहीं कर पाओगे, पर वो अमाउंट सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है ग्राउंड वाटर, उससे कम है कौन सा, ग्राउंड वाटर, ठीक है, उससे कम ग्राउंड वाटर है। और उससे भी कम कौन सा है, फ्रेश वाटर, लेक्स वगैरह होती हैं जो मैं लिख दे रहा हूं, बल्कि नहीं तो आप भूल जाओगे कल को, ये थोड़ा डेटा है याद करने वाला। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स में। उससे कम कहां पे है, ग्राउंड वाटर। उससे भी कम कहां पे है, तो जो लेक्स वगैरह है, तरह तरह की लेक्स हो सकती हैं। उससे भी कम कहां पे है, तो एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में। और उससे भी कम कहां पे है, तो रिवर्स में। सबसे कम पानी कहां पे है, रिवर्स में। तो ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार कि एटमॉस्फेयर में पानी रिवर के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। तो लोगों को लगता है कि रिवर में पानी ज्यादा है, पर एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा है। पानी तीन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, इट कैन बी इन फ्रोजन स्टेट, इट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म, इट कैन बी इन वेपर या गैसियस स्टेट। तो ये तीनों ही फॉर्म जो मिलता है उसमें पानी मूव करता रहता है। इसी को आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, जिसमें पानी फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज मूव करता है, हैविंग डिफरेंट डिफरेंट रेजिडेंस टाइम इन ईच एंड एवरी फेज। तो सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस कैप्स के फॉर्म में, देन ग्राउंड वाटर, उससे कम, उससे भी कम लेक में पानी है। ये डेटा है, आप सीधा याद रख सकते हो। उससे भी कम एटमॉस्फेयर में, और सबसे कम कहां पे, रिवर्स वगैरह में। अब इसको करेक्ट मैच करो, आप समझ सकते हो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो। Which of the following correctly ranks the main sources of Earth's fresh water from largest to smallest? तो लार्जेस्ट क्या होगा, ग्लेशियर्स। तो पकड़ो ग्लेशियर्स कहां पे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है ना। तो सबसे पहले मुझे लार्जेस्ट ढूंढना है, तो ये देखो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप, सबसे पहले ये आना चाहिए। तो ये तो बाकी आपको चेक भी नहीं करने की जरूरत है, इजी क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कहां पे, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। और सबसे कम कहां पे, तो ये देखो यहाँ पे रिवर्स अकेले की बात नहीं कर रहा है, ये कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे लेक और रिवर को भी बाइफरकेट कर दिया है। तो ये लेक्स एंड रिवर्स, और उससे भी कम कहां पे, एटमॉस्फेरिक वाटर। तो सबसे ज्यादा बी, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय ग्राउंड वाटर, फॉलोड बाय लेक्स, फॉलोड बाय एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, फॉलोड बाय रिवर्स। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी वगैरह का क्वेश्चन है। देन हाइड्रो, यहां पे फिर से आता है क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश करिए आप। So according to Darcy's law, if the hydraulic gradient increases while the hydraulic conductivity and cross-sectional area remains constant, then what happens to volumetric flow rate? Volumetric flow rate मतलब volume of water that is going to flow through the medium per unit time। इसी को कुछ नहीं आप डिस्चार्ज बोलते हो। और अभी बताया मैंने कि डिस्चार्ज के बराबर के आई ए, आपको पता होगा फ्रॉम डार्सीज लॉ। तो यहां से मैं डिस्चार्ज को लिख दे रहा हूं के इंटू आई इंटू ए, ये चीज आपको पता है। पूछ क्या रहा है कि डार्सी लॉ से, ये डार्सी लॉ से ही मैंने इसको लिखा है। डार्सी लॉ बेसिकली ये है, V प्रोपोर्शनल टू I फॉर लेमिनार कंडीशंस ड्यूरिंग यू कैन से वाटर फ्लो थ्रू द सॉइल मास। तो V प्रोपोर्शनल टू I से V बराबर के आई लिखा गया, जहां पे K कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है और Q बराबर A इंटू V होता है। तो ये वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो वहां से लिखा Q बराबर के आई ए। पूछा क्या है देखो, तो बोला गया है व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टिविटी, व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मतलब Q को क्या होता है कब। तो कर क्या रहे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीजेस, जब I की वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है, व्हाइल द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये मैं डिटेल में नहीं समझा सकता हूं, पर क्लास में आप अगर मेरी क्लास की होगी तो आप समझ रहे होगे कि एक टाइम पे आप एक ही पैरामीटर को वेरी कर सकते हो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड थ्योरेटिकली दैट व्हाट इज हैपनिंग,
तो एक समय पे आप एक ही पैरामीटर इंजीनियरिंग में वेरी कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बाकी सबको कांस्टेंट कर दिया इसने, केवल और केवल एक चीज वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो अगर हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी नहीं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी तो क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को बढ़ा रहा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर बढ़ेगा, कीपिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया टू बी कांस्टेंट, तो डिस्चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर K और A कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या है? I है, तो डिस्चार्ज इंक्रीजेस। Again you can solve it, very easy question. Then the distance between rain gauges in a network should be based on size of area and its rainfall variability, the population density, the number of water stations, weather stations, the average temperature of the area. तो ये रेन गेज स्टेशन की डिजाइन जब आप पढ़ते हो, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, तो वहां पे ये सब चीजें पढ़ते हो। कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस प्रोवाइड करें? अच्छा, नंबर ऑफ रेन गेजेस क्यों प्रोवाइड करने? क्योंकि भाई रेन गेज तो छोटा सा एक सिलेंड्रिकल वेसल है ना, इसका डायमीटर कितना होता है? 5 इंच। 5 इंच कितना ही है? एरिया है 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब का एरिया सोचो कितना है। तो क्या आप पूरे पंजाब में कितनी रेनफॉल हो रही है, या पंजाब आपको बड़ा लग रहा है? वैसे बड़ा है, ऐसे ही मेजर करते हैं, पर मान लो आप केवल चंडीगढ़ मेजर करो, छोटा सा एरिया ले लो, मान लो 150 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया है। तो जो रेन गेज है वो क्या है? 5 इंच डायमीटर का एक सिलेंड्रिकल वेसल है सिंपली। इस वेसल में जो पानी गिर रहा है, जो पानी रेनफॉल हो रही है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसकी डेप्थ को मैं बोल रहा हूं रेनफॉल की डेप्थ है। तो अगर तुम इस सिलेंड्रिकल वेसल को देखो, रेन गेज को देखो, विच इज द यू कैन से डिवाइस फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रेनफॉल, तो ये तो बहुत ही छोटी डिवाइस है ना, इट इज लाइक अ पॉइंट इन द एंटायर एरिया। तो इसलिए बोलते हैं कि जो रेन गेज होता है वो एक पॉइंट रेनफॉल की वैल्यू को मेजर करता है। और अगर आपको पूरे एरिया की रेनफॉल देखनी है कि पूरे एरिया में कितनी बारिश हुई है, तो आप या तो पूरे एरिया की वैल्यू को मेजर करो, हर जगह ही, मतलब आप पूरा पानी देखो, कलेक्ट कर लो, स्टैंड करो कितना डेप्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, या वो तो कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो आप बहुत सारे रेन गेजेस लगाना चाहते हो जगह जगह पे, सो दैट आप अपने ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा रहे हो। ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाने का मतलब मैं सैंपल साइज को बढ़ा रहा हूं। सैंपल साइज क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये टर्म आपको थोड़ा पता होना चाहिए हाइड्रोलॉजी में, यहां पे स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सैंपल साइज बढ़ेगा तो फ्लक्चुएशन रिड्यूस होता है, मतलब आप मोर एक्यूरेटली वैल्यू को मेजर करते हो। सैंपल साइज बढ़ाने का मतलब क्या है? सपोज करो मुझे पूरे इंडिया की एवरेज हाइट मेजर करनी है कि ये इंडिया में, चलो सपोज करो जितने भी लोग रहते हैं इन सबकी एवरेज हाइट कितनी है। तो अगर मैं एक इंसान को बस लूं, बोलूं इसकी जो एवरेज हाइट है वही पूरे इंडिया की एवरेज हाइट है, तो क्या ये मेरा डेटा एक्यूरेट है? नहीं, इट इज वेरी इनएक्यूरेट, लेस एक्यूरेट। लेकिन अगर मैं अपना सैंपल साइज बढ़ाऊं, एक नहीं 10 लोगों की हाइट का एवरेज लूं और मैं बोलूं कि ये इंडिया की एवरेज हाइट है, तो पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो गया ये। सैंपल साइज बढ़ा तो एक्यूरेसी बढ़ी, मतलब मेरा जो आंसर है, जो मेरा रिजल्ट है, वो मोर क्लोज टू एक्चुअल आ गया। अगर मैं 1000 लोगों की हाइट मेजर करूं, उसकी एवरेज हाइट लूं, तो मेरा जो आंसर है वो मोर क्लोज टू एक्चुअल हो गया और बेहतर रिजल्ट आ गया। फ्लक्चुएशन, डेविएशन और कम हो गया। अगर मैं 10 लाख लोगों की हाइट मेजर करूं, उसका एवरेज लूं, तो मेरी एक्यूरेसी और बढ़ गई। जो फ्लक्चुएशन रिजल्ट है, जो वेरिएशन है, डेविएशन है, वो और कम हो गया। और अगर मुझे एग्जैक्ट एवरेज हाइट ऑफ इंडिया मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा? इंडिया में रहने वाले सारे लोगों को मैं, जितने भी लोग हैं इंडिया में, सबको कंसीडर करूं और सबकी हाइट को मेजर करूं, फिर उनकी हाइट का एवरेज निकालूं कि दिस इज टोटल समेशन ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ पीपल दैट हैज बीन कंसीडर्ड। तो वो जो एवरेज हाइट है वो सबसे एक्यूरेट होगी। तो ये मतलब है कि सैंपल साइज बढ़ने के साथ साथ आपका फ्लक्चुएशन, डेविएशन, वेरिएशन रिड्यूस होता जाता है। या डेविएशन और फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करते हो आप वेरिएंस से या स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये वैल्यूज रिड्यूस करती जाती हैं। रिड्यूस करती जाती है मतलब आपकी जो मीन है वो मोर एंड मोर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू है। जैसे आप अंगूर खरीदने जाते हो, सैंपलिंग करते हो, एक अंगूर खा के देखे, मीठा है तो आपने बोला सारे मीठे हैं। नहीं कॉन्फिडेंस आया तो आप 2 खा लिए, 2 खाए दोनों मीठे हैं, तो चलो मीठे भाई 1 किलो पैक कर दो आप। तो ये क्या है? ये सैंपलिंग की प्रोसीजर है। जितना ज्यादा आप सैंपल कंसीडर कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, आपका कॉन्फिडेंस इन योर एनालिसिस बढ़ता जा रहा है। सेम वही चीज है। तो अगर मुझे एग्जैक्टली मेजर करना है कि पूरे एरिया में, चंडीगढ़ में कितनी बारिश हुई, तो आई नीड टू कंसीडर एज लार्ज एज पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेशन। जितने पॉसिबल है उतने रेन गेज स्टेशन लगा दूं मैं, इनफाइनाइट, कि पूरे एरिया में बिछा दूं मैं, तब तो 100% एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं। पर ये पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल हो भी तो ये बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल है। पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, फिर बहुत अनइकोनॉमिकल है, तो हम ये करेंगे नहीं।
तो कितने नंबर ऑफ रेन गेजेज हम प्रोवाइड करें किस एरिया में, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, मींस हाउ एक्यूरेटली यू आर ट्राइंग टू मेजर योर वैल्यू ऑफ रेनफॉल। फिर दूसरी चीज कि वो जो रीजन है उस रीजन की टोपोग्राफी कैसी है, हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, समथिंग लाइक दिस, वहां पे रेनफॉल कैसी हो रही है, रेनफॉल ज्यादा होती है, कम होती है। अब मान लो आप चेरापूंजी में रेनफॉल मेजर करना चाह रहे हो जहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सो यू नीड टू प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ स्टेशंस। वहीं पे तुम अगर राजस्थान में मेजर करना चाह रहे हो, कच्छ एरिया में जहां पे बारिश बहुत ही कम हो रही है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा स्टेशंस लगा के भी क्या कर लोगे। सो दैट्स व्हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितनी चाहिए आपको, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, टोपोग्राफी, टरेन कैसा है उस रीजन का, क्योंकि टरेन जो है वो विंड मूवमेंट को अफेक्ट करेगा, रेनफॉल के पैटर्न को, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। और फिर तीसरी चीज कि रेनफॉल का खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस प्रोवाइड करने। एक तो यही क्वेश्चन आता है कि आइडियली कितना चाहिए, तो आइडियली तो एज लार्ज एज पॉसिबल नंबर ऑफ रेन गेजेस, पर आप वर्कआउट करते हो, ऑप्टिमम नंबर निकालते हो, सो दैट थिंग्स कम्स आउट टू बी इकोनॉमिकल एज वेल एज हमारा जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरीली रहे। तो आप निकालते हो नंबर ऑफ रेन गेजेस, ये फॉर्मूला होता है कुछ CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइडेड बाय अलाउबल परसेंटेज एरर का स्क्वायर, यहां से नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालते हो, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। आई होप कि अब आपको समझ आया हो कि नंबर ऑफ रेन गेजेस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, रेनफॉल जो हम मेजर करते हैं रेन गेज स्टेशन में, दैट इज द पॉइंट रेनफॉल वैल्यू, दैट इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंटायर एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टॉर्म, और इस वजह से मुझे नंबर ऑफ रेन गेजेस लगा रहे हैं। और आगे आप और भी पढ़ते हो कि एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आप DAD कर्व बनाते हो, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, ये सब भी आप पढ़ते हो। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन रेन गेजेस इन अ नेटवर्क शुड बी बेस्ड ऑन, जो रेन गेज के बीच की डिस्टेंस है किसी नेटवर्क में, वो किस चीज पे निर्भर करेगी। रेन गेज के बीच की डिस्टेंस मतलब ज्यादा रेन गेज तो उनके बीच की डिस्टेंस कम, कम रेन गेज तो उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा। दूर दूर लगाओगे, ज्यादा लगाओगे तो पास पास आ जाएंगे, कम आएंगे, कम रहेंगे नंबर ऑफ रेन गेजेस तो आपको दूर दूर लगाना पड़ेगा, पूरे के पूरे एरिया में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, द साइज ऑफ एरिया एंड इट्स रेनफॉल वेरिएबिलिटी, यही अफेक्ट कर रहा है कि एरिया कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, व्हाट इज द साइज ऑफ एरिया, और इसकी रेनफॉल वेरिएबिलिटी कितनी है, मतलब रेनफॉल कैसे वेरी कर रहा है, किस तरीके से वेरी कर रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ वेदर स्टेशन से कोई मतलब नहीं है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ एरिया से भी कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर इज अगेन फ्रॉम हाइड्रो। सो इफ अ रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस शोज दैट 5-year रिटर्न पीरियड रेनफॉल इज 140 mm and 10-year return period rainfall is 170 mm, what is the average reoccurrence interval for 155 mm of rainfall assuming linear interpolation। अब ये रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है, रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मतलब कि कितना फ्रीक्वेंटली बारिश हो रहा है, किस मैग्नीट्यूड का हो रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल एंड हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज टेकिंग प्लेस, तो उसको रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बोलते हैं। जो रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है उसको करते हो आप बेसिकली स्टैटिक्स से। अभी बताया कि पूरा हाइड्रोलॉजी काफी स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो टेक्निक है जिससे आप नंबर्स के जरिए चीजों को प्रिडिक्ट करते हो। नंबर्स के जरिए करने का क्या मतलब है, तो जैसे मैंने पास्ट का रिकॉर्ड देखा, 50-100 साल में क्या हुआ है, किस तरीके से बारिश हुई है, तो आगे क्या होने वाला है कुछ उसी के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि भाई पहले कुछ ऐसे हो रहा था तो आगे भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अब ये जो प्रेडिक्शन है इसको बोलते हो आप स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, कि सिंपली आप नंबर से खेल रहे हो, स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि आप पहले रिटर्न पीरियड निकालते हो, रिकरेंस इंटरवल, फिर उसके बाद आप 1/t करके 1 रिटर्न पीरियड करके प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तरह तरह के मेथड्स हैं, वहां पे आपने पढ़े होंगे हेजन फार्मूला या तरह तरह के और वीबल फार्मूला वगैरह, वो सब पढ़े होंगे आपने। ठीक है, दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। तो ये तो तभी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा जब आपके पास नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास पीछे 50 साल का डेटा है तो आप जो रिजल्ट दोगे, अगर पीछे 200 साल का डेटा है तो वो बेहतर रिजल्ट देगा उससे जो आप बताओगे कि क्या आगे आने वाला है। आप सिंपली डेटा को एनालाइज करते हो, डेटा के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हो। पीछे अगर आपके पास 1000 साल का डेटा है तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, भाई पीछे 1000 सालों में कुछ ऐसा हुआ, आगे कुछ ऐसा होगा। पीछे 10,000 साल का डेटा है तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। समझाने का एक तरीका है, बस समझने का एक तरीका कि जितना ज्यादा आपके पास सैंपल साइज होगा, डेटा जितना ज्यादा होगा आपके पास पास्ट का, एक्यूरेसी इन योर प्रेडिक्शन, एक्यूरेसी इन योर रिजल्ट उतनी ही ज्यादा होगी। पर इन प्रैक्टिकल
हर बार हमारे पास इतना डेटा होता नहीं है, हर जगह के लिए हमारे पास इतना डेटा होता नहीं है। तो एक और ज्यादा साइंटिफिक मेथड है जिसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, गंबल्स मेथड भी इसको बोलते हैं। तो वहां पे आप निकालते हो बाय अनदर अप्रोच द यू कैन से, जो भी ये चीजें हैं प्रेडिक्ट करते हो आप इस तरीके से। तो वहां पे आप चाउस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यूज करते हो कि xt जो है दैट इज इक्वल टू x बार प्लस k इंटू सिग्मा। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, k इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, x बार मीन है और xt वैल्यू ऑफ रेनफॉल है, रिटर्न पीरियड हैविंग दिस, ये वैल्यू निकालते हो। उसका और भी फॉर्मूला है, फिर जो k है उस रिटर्न पीरियड पे डिपेंड करता है, फिर उस आगे पूरा फॉर्मूला पढ़ते हो। अभी इसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, पर दैट इज अ मोर थ्योरेटिकल अप्रोच, मोर साइंटिफिक अप्रोच। नंबर ऑफ डेटा कम है, मेरे पास सैंपल साइज कम है, तो मैं गंबल्स मेथड के लिए जाता हूं। नंबर ऑफ डेटा मेरे पास ज्यादा है, तो मैं जो सिंपल स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड है उससे भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, वैसे तो ये वैसे भी कर सकते हो, काफी आसान क्वेश्चन। देखो, इफ अ रेनफॉल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस शोज दैट 5 ईयर रिटर्न पीरियड, मतलब बोला गया वो जो रेनफॉल है जिसका रिटर्न पीरियड 5 ईयर, रिटर्न पीरियड 5 ईयर का क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज 5 साल बाद ये बारिश या तो इतना मैग्नीट्यूड या तो इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो ही जाता है। जरूरी नहीं है कि कब हो रहा है 5 साल बाद, पर ऑन एन एवरेज 5 साल में एक बार, रिटर्न पीरियड ऑफ 5 ईयर मतलब 5 साल में ये बारिश रिटर्न हो रही है, वापिस आ रही है। वापिस आने का मतलब कि या तो रेनफॉल इतनी या तो इससे ज्यादा हो जा रही है ऑन एन एवरेज, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न पीरियड। तो बोला गया वो रेनफॉल जिसका रिटर्न पीरियड 5 साल है, कितना है वो 140 mm, और 10 ईयर रिटर्न पीरियड रेनफॉल इज 170 mm। वो रेनफॉल जिसका रिटर्न पीरियड 10 mm है वो कितना है 170 mm। यहां पे लिख रहा हूं मैं रिटर्न पीरियड, यहां पे लिख रहा हूं मैं रेनफॉल का अमाउंट। जब रिटर्न पीरियड है 5 साल तो प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल है वो कितनी है, दिस इज 140। जब रिटर्न पीरियड है 10 ईयर तो रेनफॉल कितना है 170, ये वैल्यू mm में है। बोला गया है खुद से कि आप लीनियर इंटरपोलेशन करो, लीनियरली इंटरपोलेट करके बताओ कि रिकरेंस इंटरवल कितना है 155 mm वाली रेनफॉल का। तो 155 कहीं यहां पे आएगा, ये पूछा गया है 155 mm जो रेनफॉल है उसका रिकरेंस इंटरवल कितना होने वाला है। कैसे निकालोगे? तो लीनियर इंटरपोलेशन आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होती है? सो इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx, समथिंग लाइक दिस, y बराबर mx, और यहां पे जो m होता है दैट इज स्लोप। स्लोप क्या होता है? इट इज dy डिवाइड बाई dx। और आपको यह भी पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। मतलब मैं चाहे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करूं, चाहे मैं y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 करूं, या चाहे मैं और कैसे भी स्लोप निकालूं, द स्लोप विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो मैं यहां पे भी अज्यूम कर रहा हूं कि जो रेनफॉल और रिटर्न पीरियड है उनके बीच में लीनियर वेरिएशन है, लीनियर इंटरपोलेशन करने वाला हूं मैं क्या बोलूंगा कि जो स्लोप है दोनों ही तरीकों से बराबर निकल के आएगा। चाहे मैं इस डेटा और इस डेटा के बीच का स्लोप निकाल लूं, चाहे मैं इस डेटा और इस डेटा के बीच का स्लोप निकाल लूं, चाहे मैं इस डेटा और इस डेटा के बीच का स्लोप निकाल लूं। तो आई एम इंटरपोलेटिंग। तो क्या लिख सकता हूं मैं 170 y2 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। एक बार तो मैंने इसके और इसके बीच में स्लोप निकाल लिया, इस डेटा के बीच में, फर्स्ट और थर्ड के बीच में, और ये बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इट विल बी 170 माइनस 155 डिवाइडेड बाई, अब इसके बीच में, दोनों के बीच में इंटरपोलेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 10 माइनस जो भी x है, x मुझे निकालना है। अब इसको सॉल्व करो तो 170 माइनस 130 कितना हो गया? सो दिस विल कम आउट टू बी 170 माइनस 130 कितना हो गया? दिस विल कम आउट टू बी 170 माइनस 130 विल बी 40 30 70 30, और 10 माइनस 5 हो गया 5 बराबर 170 माइनस 155 कितना हो गया? तो ये हो गया 15। 155 प्लस 5 160 प्लस 10 170, 15 डिवाइडेड बाई 10 माइनस x। इसको और सॉल्व करो थोड़ा, तो आप क्या लिख सकते हो? देखो 15 दूना 30, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हो 20 माइनस 2x बराबर 5। यहां से आप लिख सकते हो x बराबर, तो 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यानी 15/2, यानी कितना आ गया 15/2 मतलब 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी दिस इज 15 डिवाइड बाई 2, दिस इज 7.5। ठीक है, दिस इज 7.5, यानी 7.5 साल में ये करीब रिपीट होगा। दिस अमाउंट विल बी इक्वल और एक्सीडेड इन अप्रोक्सीमेटली 7.5 ईयर्स।
बी पार्ट। तो इसका ये आंसर हो गया। सिंपली ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ताकि आपके और भी पॉसिबल कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो जाए, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। क्योंकि अभी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का पेपर है, ये तो जेई का पेपर था, अभी एई का भी पेपर आने वाला है सेम इसी सिलेबस का, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 क्वेश्चन। तो बोला गया गिवन अ टोटल रन ऑफ, ये मैं मिटा दे रहा हूं, अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। सो आई एम इरेजिंग दिस so that I can write more. चलो ये मिट नहीं रहा, जितना मिटा उतना मिटा दिया मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम हाइड्रोलॉजी, गिवन अ टोटल रन ऑफ 500 मीटर क्यूब एंड बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन ऑफ 150 मीटर क्यूब। बोला गया टोटल रन ऑफ कितना है 500 मीटर क्यूब, बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन कितना है 150 मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम? डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम कितना है? अब ये डायरेक्ट रन ऑफ आपको फॉर्मूला पता है, ये रन ऑफ चैप्टर पढ़ते हो आप, उसमें रन ऑफ के तरह तरह के पार्ट होते हैं। दैट रन ऑफ विच इज डायरेक्ट रन ऑफ विच इज डायरेक्टली फॉलोइंग ओवर द स्ट्रीम या डायरेक्टली फ्लोइंग ओवर द लैंड। प्रॉम्प्ट इनफ्लो पढ़ा होगा, जो कहीं घुसता है फिर कहीं से बाहर निकल जाता है। फिर इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बेस फ्लो, जो कि इसेंशियली ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करके डिलेट फ्लो होता है, स्ट्रीम्स तक पहुंचता है। तो ये तरह तरह के आपने फॉर्म ऑफ रेनफॉल्स रन ऑफ पढ़े होंगे। और जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो आपने पढ़ा होगा टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो के बराबर। तो यहाँ पे टोटल रन ऑफ दिया है सिंपली 500, बेस फ्लो दिया है 150, तो डायरेक्ट रन ऑफ कितना हो गया 350, 350 मीटर क्यूब। ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आप बिना पेन उठाए इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक आधी बार आपको पेन उठाना पड़ेगा, ये तो समझाने के लिए मैं चीजों को इतना एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आई होप कि आप समझ रहे हो और आप सीख भी रहे हो। देन विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू डिराइव अ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेन ये भी आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो, सारे ये क्वेश्चंस नोट्स से आए हुए हैं। अगर आप नोट्स को पढ़ो तो सारे क्वेश्चंस ये कर लोगे। स्नाइडर्स मेथड, ठीक है। तो स्नाइडर्स मेथड क्या है? तो बेसिकली जो यू कैन से एरियल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए रेनफॉल की, या जो कैचमेंट एरिया की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वो हर बार हमें प्रिसाइसली पता होती नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्यों चाहिए? हाइड्रोग्राफ को बनाने के लिए। इसलिए हर जगह कई बार हम प्रॉपर हाइड्रोग्राफ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमने कुछ एम्पेरिकल तरीके को यूज किया है टू मेक हाइड्रोग्राफ ऑफ सच रिमोट एंड इनएसेसिबल लोकेशंस, जहां पे हमारे पास डेटा प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। सो वन सच मेथड इज स्नाइडर्स मेथड। स्नाइडर has developed empirical formula. He had developed empirical formula for the catchments of United States, but with slight modifications you can use those formula in India as well. तो ये बहुत ही फेमस नाम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। स्नाइडर्स मेथड, ठीक है। सिंपली ये आपको याद रखना है, स्नाइडर्स मेथड। अच्छा, हाइड्रोग्राफ की यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी किसने दी? ये भी आपको नाम याद रखना है, शर्मन ने दिया है इन 1932। तो वो भी आपको याद रखना है। दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। कई मेथड्स हैं, वन ऑफ द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ इज स्नाइडर, दैट इज बेसिकली मोस्ट वाइडली बीइंग यूज्ड। सो ही हैड बेसिकली डेवलप्ड फॉर कैचमेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट अलग अलग मॉडिफिकेशंस के साथ उनको बाकी दुनिया में भी यूज करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो इंपेरिकल इक्वेशंस हैं वो इनएक्यूरेट होती हैं। तो जहां के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, जहां के लिए उनको डेवलपमेंट किया गया, वहां पे तो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, पर अदर जगहों पे रिजल्ट्स इनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो उनमें मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देन 67 क्वेश्चन, अगेन हाइड्रो का क्वेश्चन है। Which statistical test is used for checking the consistency of rainfall record? अब ये भी आपको पता होगा, क्लास में पढ़ा होगा आपने, डबल मास कर्व। डबल मास कर्व से हम रेनफॉल डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। आई होप कि ये भी आपको पता है, ठीक है। ये सिंपली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सबको पता होता है ये। बाकी डबल मास कर्व इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको पढ़ सकते हो नोट्स में। अब इसमें भी काफी डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बिकॉज इट विल अगेन टेक टाइम। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट्स में पढ़ सकते हो। Then which of the following factors can influence infiltration rates? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट को? इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब कितना रेट से पानी सॉइल के अंदर जा रहा है। द प्रोसेस थ्रू विच वाटर गोज इनसाइड द सॉइल इनटू द सॉइल मास एंड एक्चुअली जॉइंस द, यू कैन से, ग्राउंड वाटर टेबल, उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब इनफिल्ट्रेशन किस रेट से हो रहा है उसको बोल रहे हैं रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। मतलब कितना रेट से, कितना सेंटीमीटर ऑफ वाटर, कितना mm ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम पानी के अंदर घुस जा रहा है। जब बारिश होगी तो बारिश का कुछ पानी नीचे जाएगा और कुछ पानी रन ऑफ के फॉर्म में बहने लगेगा, इस तरीके समथिंग लाइक दिस। तो इसको बोल रहे हैं इनफिल्ट्रेशन, इसको बोल रहे हैं रन ऑफ। जो पानी बरस रहा है उसको बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन।
So part of rainfall will be flowing over the catchment, over the you can say land, उसको रन ऑफ बोल रहे हैं. पार्ट ऑफ रेनफॉल विल बी गोइंग इनसाइड, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं. एंड द रेट थ्रू विच यू कैन से इट इज गोइंग इनसाइड, उसको बोल रहे हैं रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. ये रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन अलग अलग हो सकता है. इनफैक्ट एक ही स्टॉर्म में, एक ही रेनफॉल में शुरुआत में हो सकता है रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो, बाद में रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाए. तो हॉर्टन्स इक्वेशन आपने पढ़ा होगा. तो इस तरीके से हम रेनफॉल का जो इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फिल्ट्रेशन कर्व को बनाते हैं. इसकी इक्वेशन भी आपने पढ़ा होगा कुछ, कि ये एफटी किसी भी टाइम पे जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, वो कितनी होती है. सो दैट इज एफ एफ प्लस एफ आई माइनस एफ टी इंटू ई की पावर माइनस के टी. ये सब आपने पढ़ा होगा. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है. फैक्टर्स जैसे कि सॉइल कंडीशन कैसी है. सॉइल अगर ड्राई है तो ज्यादा पानी सोखेगी. भाई साल में पहली बार बारिश हो रही है, अभी बारिश हुई नहीं थी पूरे साल, तो जमीन सूखी है, वो ज्यादा पानी सूखेगी. अगर बारिश हुई उसके बाद बारिश हो रही है, मान लो कल पानी वर्षा खुद दबा के और आज फिर बारिश हो रही है, तो अब इस बार इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, जो ओवर द लैंड फ्लो है वो ज्यादा होगा. अगर कोई हाईली अर्बनाइज्ड लोकेशन है, जहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, जहां पे सड़कें बनी हुई हैं, रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, जगह जगह पे पत्थर बिछाए हुए हैं आपने, जमीन खुली नहीं है जहां पे पानी घुस सके, बोल सकते हो आप स्पॉन्जी लैंड नहीं है, तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन कम होगा. अर्बनाइज्ड जगहों पे वहां पे रन ऑफ की वैल्यू ज्यादा होती है. दिस इज वन ऑफ द रीजन कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन ऑफ कोफिशिएंट कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में. ठीक है. तो तरह तरह के फैक्टर्स हैं. जैसे अगर घास है, जंगल है, तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जो ग्रासेज होती हैं दे ट्राई टू कैच वाटर, वो पानी को बोल सकते हो सोखने की कैपेबिलिटी रखती है. पानी वहां पे रुकेगा, तेजी से फ्लो नहीं करेगा. पानी रुकेगा तो पानी सूखेगा. सूखेगा मतलब अंदर जाएगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू बी अफेक्टिंग द इन्फिल्ट्रेशन. सॉइल का टेक्सचर कैसा है. सैंडी सॉइल है, ज्यादा पानी जाएगा उसमें, उसकी परमिलिटी ज्यादा होती है. क्लेई सॉइल है तो उसमें पानी घुसेगा कम, उसकी परमिलिटी कम होती है. सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. इसमें देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस इन्फिल्ट्रेशन रेट. अच्छा, याद रखने के लिए याद रखना कि जो ग्रास होता है, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा होता है. जहां पे जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण होता है, वहां पे रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन उतना ही कम होता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस इन्फिल्ट्रेशन रेट. सॉइल टेक्सचर करेगा भाई, ये तो इन्फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट करेगा. सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, किस तरीके की सॉइल है. वेजिटेशन कवर बिल्कुल करेगा. डेवलपमेंट कैसा है वहां पे वेजिटेशन कवर कैसा है वहां पे बोल सकते हो कि ज्यादा खुला हुआ एरिया है, घास वाला एरिया है, खुली जमीन है, जहां मिट्टी में पानी सोखा जा सकता है, या कुछ ना कुछ उस पर काम किया गया है, सड़क बन गई है, उस पर कुछ पत्थर बिछा दिया गया है जहां से पानी सूखेगा नहीं, अंदर नहीं जाएगा तो बाहर फ्लो कर जाएगा, तो ये भी अफेक्ट करेगा. सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, ये भी बताया. सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना, पहले से उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो कितना ही पानी सोख लेगी, तो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट भी अफेक्ट कर रहा है. पूरे साल में बारिश नहीं हुई, पहली बार बारिश हुई तो काफी पानी सोखेगा. अब बारिश 3-4 दिन से हो रही है, फिर अगर एक लहरा पानी बरसा तो उस पानी में हो सकता है कि ओवर द लैंड जो फ्लो हो रहा है, रन ऑफ वो ज्यादा क्रिएट हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा. सो बेसिकली ऑल दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द इन्फिल्ट्रेशन या इन्फिल्ट्रेशन रेट. अगला क्वेश्चन फिर से हाइड्रोलॉजी का है. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लाइजीमीटर. तो लाइजीमीटर आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करता है. नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि सिंपली ये आपको ऐसी चीजें याद होनी चाहिए. इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के तरह तरह के मेथड्स आपने पढ़े होंगे. डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में भी आपने कुछ पढ़े होंगे, इनडायरेक्ट मेथड में भी कुछ पढ़े होंगे. तरह तरह के जैसे पेनमैन इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने ये जो मेथड है लाइजीमीटर मेथड, टैंक मेथड इसको बोलते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा. या फिर ब्लैनी क्रेडल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन बाय इरिगेशन इंजीनियर्स. पेनमैन इक्वेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट वन, most accurate method of measurement of evapotranspiration. क्यों most accurate है? Because it takes care of all the factors that are basically going to affect the rate of infiltration. तरह तरह के methods हैं, जैसे और भी methods हैं, और भी आप जैसे soil moisture relationship कैसा है, inflow outflow study करके भी आप कर सकते हो. There are so many methods, आप इसको अपने notes में देख सकते हो. तो लाइजीमीटर भी क्या है, एक डिवाइस है सिंपली जो कि एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करता है. तो क्या करता है ये, सिंपली इट मेजर्स द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन. एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब जो एक्चुअली इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है. पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब जो मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन हो सकता है. इवेपोट्रांसपिरेशन मींस इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन कंबाइंड टुगेदर. Because evaporation and you can say transpiration, why we need to combine them together? क्योंकि जब भी आप
पानी डालोगे किसी भी प्लांट को, किसी भी क्रॉप को, तो इवेपोरेशन को आप रोक नहीं पाओगे। इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, 24 घंटे होने वाली प्रोसेस है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। जबकि आप पानी दे क्यों रहे हो, तो पानी आप ट्रांसपिरेशन के लिए दे रहे हो, मतलब जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू प्लांट पानी रूट से ऑस्मोसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करता है, जो कैपिलरी वाटर होता है, उस पानी को वो अपनी ट्रांसपोर्ट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर जहां पे बेसिकली क्लोरोफिल होता है, लीव्स का जो पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसकी मदद से वो अपना फूड बनाते हैं बेसिकली, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और एटीपी बनता है, प्लांट प्रोटीन बनता है। तो ये जो चीज होती है, ये जो प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू प्लांट ने पानी सॉइल से लिया, अपनी जरूरत को सेटिस्फाई किया और फिर उसके बाद उसको वेपराइज कर दिया। तो वेपराइज कैसे करते हैं, प्लांट की जो लीव्स होती है उसके पीछे छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, जैसे हमारे आपके हाथ पैर में छेद नहीं होते, स्किन में ऐसे प्लांट की जो पत्तियां होती है उसके पीछे छेद होते हैं, उसको स्टोमेटास बोलते हैं। तो उन स्टोमेटास से वो पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। बहुत ही कम वाटर प्लांट को रिक्वायर्ड होता है। जैसे हम लोग पानी पीते कितना ज्यादा है, तो क्या हमारे बॉडी में पानी रुकता है? नहीं, बहुत कम, 0.5 to 2.5% हमारी बॉडी में रहने वाला है हमारी एक्टिविटीज के लिए। बाकी ज्यादातर पानी तो हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, या तो हम यूरिनेट कर देते हैं, या तो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। ऐसे ही प्लांट्स का भी केस है। सो वॉट एवर वाटर दे आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सॉइल, entirely that is not going to be utilized। मैक्सिमम पोर्शन उसका 97.5 से 99.5% तक तो वो इवेपोरेट कर देते हैं। कुछ ही पोर्शन है, कुछ पोर्शन कितना है वो, इट इज ओनली 0.5 to 2.5%, जो वो अपनी जरूरत में, मतलब अपनी जिसको कंजम्पटिव यूज है उसके लिए यूज करने वाले हैं, अपनी फूड प्रोडक्शन में उसको यूज करने वाले हैं। अच्छा, ट्रांसपिरेशन डे लाइट आवर्स में होती है, जब सनलाइट प्रेजेंस होती है, जबकि इवेपोरेशन 24 घंटे होने वाली फेनोमेना है। ये सरफेस का मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग 24/7। तो इन दोनों को कंबाइन किया मैंने, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन। कंबाइन क्यों किया, क्योंकि पानी डालूंगा मैं ट्रांसपिरेशन के लिए कि प्लांट अपनी कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, पर कुछ ना कुछ पानी इवेपोरेट कर ही जाएगा, दैट आई कैन नेवर स्टॉप। तो इसलिए दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन किया साथ में, उसको क्या बोल रहे हैं हम, evapotranspiration। evaporation and transpiration together is what you call evapotranspiration। evapotranspiration भी दो तरीके का क्लासिफाई किया गया, पोटेंशियल एंड एक्चुअल। पोटेंशियल मींस व्हेन देयर इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, खूब पानी है, जितना प्लांट करे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यूज, और जितना इवेपोरेट हो सके वो सब होने के बाद जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर निकल के आई, मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन, उसको बोल रहे हैं हम लोग पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। इसमें एक असम्पशन लेते हैं कि इंटायर ग्राउंड इज, यू कैन से, कवर्ड बाय द शैडो कैनोपी। जो प्लांट है उन्होंने कवर करके रखा है, और इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों साथ में हो रहा है जब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है। बट इन एक्चुअल वाटर की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं होगी, देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेशन ऑन द सप्लाई ऑफ वाटर। पानी कितना मिल रहा है प्लांट को, कब मिल रहा है, ऑल दीज थिंग्स विल बी अफेक्टिंग। तो एक्चुअल जो इवेपोट्रांसपिरेशन है दैट विल बी डिफरेंट देन द पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब उसकी क्षमता जो है करने की, एक्चुअल मतलब जो एक्चुअली फील्ड में हो रहा है। तो जो लाइजीमीटर है ये एक्चुअल फील्ड इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट मेजर्स द एक्चुअल फील्ड इवेपोट्रांसपिरेशन। जैसे पेनमैन्स इक्वेशन है, वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से एक्यूरेट मेथड्स, वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, बट इट इज गोइंग टू मेजर एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। ये भी आप कर सकते हैं। 70 फिर से हाइड्रो का क्वेश्चन है। कंसीडर एन अनकन्फाइंड एक्विफर फॉर विद हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ 25 मीटर पर डे। इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यानी के की वैल्यू दे दिया है, परमिलिटी कोफिशिएंट, एंड अ ग्रेडियंट ऑफ 0.005। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे दिया, आई की वैल्यू दे दिया। द एक्विफर इज 10 मीटर्स थिक, बोला गया ये 10 मीटर थिक है, एंड 500 मीटर्स वाइड, 500 मीटर वाइड है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया। बोला कैलकुलेट करो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। अभी बताया, इस फॉर्मूले को 3-4 बार हम यूज कर चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन इसी से आ गए। Q बराबर के आइए, तो K की वैल्यू यहां पे दे दिया है। K की वैल्यू क्या है, 25 मीटर पर डे। मीटर पर डे में दिया हुआ है, यूनिट ध्यान देना, या लिख दे रहा हूं मैं, इट इज इन मीटर पर डे। एंड I कितना है, सो I इज 0.005, इसको मैं लिख सकता हूं 5/1000 इस तरीके से, क्योंकि मुझे अभी सॉल्व करना है तो मैं सीधे पहले लिख दे रहा हूं। ये तो यूनिटलेस है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, I इज इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, दोनों का यूनिट मीटर है, तो इट इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और एरिया कितना है, तो एक्विफर बोला गया कि 10 मीटर थिक है, इसकी थिकनेस 10 मीटर है, और इसकी जो ये विड्थ है वो 500 मीटर है। तो आप एरिया निकाल सकते हो, 500 गुणे 10, सो 500 into 10, दिस इज द एरिया। एरिया इज इन मीटर स्क्वायर।
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब पर डे में आएगा, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। सॉल्व करो तो 500 का 2 गुना 1000 हो गया, और इससे आप सॉल्व कर सकते हो 25 पंचे 125, और 125 का आधा कितना हो गया 62.5, और 62.5 गुणे 2 मतलब कितना हो गया 625 मीटर क्यूब पर डे, 625 मीटर क्यूब पर डे। इजी क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चंस आए, बार बार इस फॉर्मूले को मैंने समझाया आपको, बार बार यूज करके दिखाया। दिस इज डिस्चार्ज विच इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड एरिया। देन अगेन हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डेड स्टोरेज इन अ रिजर्वायर जोन। एक जो रिजर्वायर है इन स्टोरेज जोन इन अ रिजर्वायर, एक जो रिजर्वायर है उसमें डेड स्टोरेज का क्या फंक्शन होता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, रिजर्वायर वाटर प्लानिंग। जो रिजर्वायर हम कभी कंस्ट्रक्ट करते हैं या जब कभी हम डैम बनाते हैं, डैम मतलब अ ट्रांसवर्स बैरियर अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम, ताकि हम काफी सारा पानी कलेक्ट कर सके। रीजन क्या है, जैसे इंडियन कंडीशंस में बारिश तो 3-4 महीने होने वाली मानसून के सीजन में, पर पानी की जरूरत आपको पूरे साल है। तरह तरह की इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए आपको पानी हो सकता है चाहिए, या हो सकता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट के लिए पानी चाहिए। हर जगह इरिगेशन वाटर हो सकता है सफिशिएंट नहीं हो, तो आप कैनाल सिस्टम वगैरह से सप्लाई करते हो लाइक दिस। सो यू रिक्वायर वाटर फॉर वेरियस पर्पजेस थ्रू आउट द ईयर, बट योर क्लाइमेट इज लाइक दैट कि रेनफॉल हो रही है 2-3 महीना ही, 4 महीना ही, 6 महीना ही मान लो मैक्स टू मैक्स। तो 2-4 महीना जो मानसून का टाइम है उसमें जो बारिश होने वाली है, उसी पानी को हम कलेक्ट करते हैं सो दैट वी कैन फुलफिल आवर वेरियस पर्पजेस थ्रू आउट द ईयर। तो ये काम हम करने वाले हैं बेसिकली, और इसके लिए हम रिजर्वायर बनाते हैं। रिजर्वायर मतलब आप डैम बना के एक बड़ा सा पूल बना रहे हो, बड़ा सा रिजर्वायर बना रहे हो, अ लॉट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी स्टोर्ड सो दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल द वेरियस पर्पजेस। और वो जो रिजर्वायर है उसको कितने साइज का बनाया जाए, तो इसकी प्रॉपर स्टडी करी जाती है, रिजर्वायर वाटर की प्लानिंग की जाती है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक बार क्विकली समझा देता हूं। तो इसमें तरह तरह के लेवल्स डिफाइन किए जाते हैं। पहला लेवल होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल पूल लेवल। फर्स्ट वन इज नॉर्मल पूल लेवल, या इसको बोलते हैं हम लोग कई बार नॉर्मल पूल लेवल ही, ठीक है। नॉर्मल पूल लेवल के नीचे होता है एक जिसको हम बोलते हैं मिनिमम पूल लेवल, और नॉर्मल पूल लेवल के ऊपर एक होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पूल लेवल। नॉर्मल पूल लेवल, मैक्सिमम पूल लेवल उसके ऊपर। ये जैसे मान लो कोई रिजर्वायर का मैं शो करूं, यहाँ पे रिजर्वायर, सो देयर विल बी you can say minimum pool level, then there will be a normal pool level, then there will be a maximum pool level. तो जो नॉर्मल पूल लेवल है, नॉर्मल पूल लेवल मतलब जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज है, उन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में कितना पानी आप इस डैम में स्टोर करने वाले हो, उसको बोल रहे हैं नॉर्मल पूल लेवल। पूल लेवल मतलब वाटर लेवल की हाइट। तो नॉर्मल कंडीशन में जो पानी स्टोर करते हैं वो कितना पानी स्टोर करते हैं, ताकि हम अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट जरूरतें हैं, किसी इंडस्ट्री को सप्लाई करना है उसको फुलफिल कर सके, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई करना है उसको फुलफिल कर सकें, अगर मुझे इरिगेशन वाटर सप्लाई करना है उसको फुलफिल कर सकें, या फिर और जो वेरियस पर्पजेज हैं उसके लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। प्लस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो मल्टीपर्पज रिजर्वायर होता है उसमें पावर जनरेशन कर सकें, हम टर्बाइंस चला सकें, हम पानी को स्टोर करते हैं अप टू सर्टेन हाइट सो दैट आई कैन you can say increase the potential energy of water and this potential energy will be converting into kinetic energy, जिसकी वजह से टर्बाइंस रन होगी, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। तो ये सब हमारे पर्पस है। तो जो वाटर होता है मैक्सिमम से मिनिमम नॉर्मल पूल लेवल के बीच में, नॉर्मल पूल लेवल के बीच में, इसको बोलते हैं हम यू कैन से सरचार्ज स्टोरेज। दिस इज कॉल्ड एज सरचार्ज स्टोरेज, इसको बोलते हैं सरचार्ज स्टोरेज। और जो पानी होता है नॉर्मल पूल लेवल से मिनिमम पूल लेवल के बीच में, इसको हम बोलते हैं यूजफुल स्टोरेज। दिस इज कॉल्ड एज यूजफुल स्टोरेज। और जो पानी होता है मिनिमम पूल लेवल के नीचे भी, इसको हम बोलते हैं डेड स्टोरेज। दिस इज कॉल्ड एज डेड स्टोरेज, ठीक है। मिनिमम पूल लेवल मतलब इससे कम मैं कभी भी वाटर के लेवल को नीचे नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर इससे भी नीचे पानी आ गया तो जो पावर जनरेशन हो रहा है, टर्बाइंस को जो एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर टर्बाइंस को रोटेट कर रही है, दैट एनर्जी विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ। तो पावर जो जनरेशन है दैट विल बी अफेक्टेड। दैट्स व्हाई आई विल नेवर बी अलाउइंग द वाटर लेवल टू गो डाउन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। एक लिमिट से नीचे मैं कभी भी पानी को नीचे नहीं जाने दूंगा, और उसी लिमिट को बोल रहे हैं हम लोग मिनिमम पूल लेवल। तो मिनिमम पूल लेवल हमने क्यों डिफाइन किया? फॉर यू कैन से एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ द टर्बाइंस, टर्बाइंस का प्रॉपर ऑपरेशन हो सके, इसलिए इससे कम मैं लेवल को कभी भी जाने नहीं दूंगा। यहां से बेसिकली पेनस्टॉक्स कनेक्ट किए होते हैं। पेनस्टॉक्स मतलब वो पाइप्स जो टर्बाइन तक पानी को ले जाएंगी, और उन पेनस्टॉक्स से हम पानी को भेजते हैं, और पानी से हम टर्बाइंस को रन करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं।
मिनिमम पूल लेवल से नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो पानी है इसको बोल रहे हैं यूजफुल स्टोरेज, मतलब ये जो तरह तरह की यूजेज है, जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पानी कलेक्ट किया जाता है। और जो नॉर्मल पूल लेवल से मैक्सिमम पूल लेवल के बीच का पानी है उसको सरचार्ज स्टोरेज बोल रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में, ऑर्डिनरी सिचुएशंस में हम यहाँ पे पानी नहीं रखेंगे, पर इस पानी को हम कई बार स्टोर करते हैं फॉर फ्लड प्रोटेक्शन पर्पज, फ्लड मिटिगेशन पर्पज। कई बार बाढ़ आने वाली है, बहुत बारिश हो गई कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, उस बारिश के काफी सारे अमाउंट ऑफ वाटर को कलेक्ट कर लेंगे इन द रिजर्वायर इटसेल्फ, जिसको हम बोल रहे हैं सरचार्ज स्टोरेज। तो उसको कलेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, फ्लड के इफेक्ट को रिड्यूस कर दे रहे हैं। जो डाउनस्ट्रीम साइड है, डैम के नीचे वाली जो एरिया है, वहां पे हम रिजर्वायर में पानी कलेक्ट करके फ्लड के इफेक्ट को रिड्यूस कर दे रहे हैं। इसकी वजह से कुछ सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द पर्पज ऑफ सरचार्ज स्टोरेज। सरचार्ज स्टोरेज नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होगा। ऑर्डिनरी कंडीशंस में हम कभी भी नॉर्मल पूल लेवल से ज्यादा पानी के लेवल को इंक्रीज नहीं करेंगे, बट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस लाइक फ्लड लाइक सिचुएशन या फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, फ्लड मिटिगेशन के लिए हम कई बार मैक्सिमम पूल लेवल तक पानी को स्टोर कर देते हैं। और इससे ज्यादा कभी भी किसी भी हालत में हम पानी को इंक्रीज नहीं करेंगे। लेवल ऑफ वाटर इससे ज्यादा कभी भी नहीं इंक्रीज किया जाएगा। इससे ज्यादा अगर लेवल ऑफ वाटर गया तो जो स्पिलवेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली इस पानी को डिस्चार्ज कर देंगे। स्पिलवेज आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी सेफ्टी वॉल्व ऑफ द डैम, इसीलिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर है जिससे डैम की सेफ्टी बोल सकते हो खतरे में आ सकती है, उस पानी को क्विकली डिस्चार्ज कर देगा ऑटोमेटिकली। सो इससे ज्यादा कभी भी पानी स्टोर नहीं होने वाला है। ठीक है, जो मिनिमम पूल लेवल है उसके नीचे जो पानी है उसको डेड स्टोरेज बोल रहे हैं। डेड स्टोरेज मतलब दिस इज द डेड स्टोरेज। जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं। दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ वाटर दैट नीड्स टू बी प्रेजेंट इन रिजर्वायर सो दैट इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ टर्बाइंस कैन हैपन। ठीक है, इसके अलावा ये जो डेड स्टोरेज है इसमें भी आप देखोगे तो तरह तरह की स्टोरेज होते हैं, जैसे वैली स्टोरेज। तो जो डैम बनने से पहले वैली थी, जो रिवर थी, वो रिवर सॉरी वो रिवर तो आप स्टॉप नहीं कर दोगे, तो वो जो कुछ स्टोरेज है दैट स्टोरेज इज ऑलवेज इसेंशियली मेंटेन्ड इन द वैली। कि मान लो अगर कोई रिवर है, उस रिवर की जो फ्लो हो रही है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे डैम बना के नदी को ही रोक देंगे। सो दैट स्टोरेज इज ऑलवेज देयर, वो रहेगा ही रहेगा, उसको हम कभी भी रोकने वाले नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज बैंक स्टोरेज की जो परमिएबल बैंक्स है, बैंक मतलब किनारे जो है रिजर्वायर के, उसमें पानी घुस जाएगा, अंदर सीप इन कर जाएगा। तो जब डैम खाली होगा तो फिर से ये पानी बाहर निकलेगा, सीप आउट करेगा। तो एक तरीके से डैम की स्टोरेज कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है, इफेक्टिव स्टोरेज को बढ़ा रहा है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज, बैंक स्टोरेज, वैली स्टोरेज, डेड स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज, और लेवल्स बताए मैंने, मैक्सिमम, नॉर्मल एंड मिनिमम। ये सब चीजें आप याद रख सकते हो। मिनिमम लेवल ऑफ वाटर इज एसेंशियल टू मेंटेन द, यू कैन से, इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ टर्बाइंस। अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, और मेरे ख्याल से अब इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे आप उस सब का ही आंसर कर सकते हो। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेड स्टोरेज? डेड स्टोरेज का क्या पर्पज है, अभी समझाया। क्या बताया कि जो पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन के लिए पानी को स्टोर करना, टू स्टोर वाटर फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, टू कलेक्ट सेडिमेंट एंड डिब्रीज, ये सब रीजन नहीं है। टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर नहीं, टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर किसका पर्पज है, यूजफुल स्टोरेज का। ठीक है, टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन किसका पर्पज है, यूजफुल स्टोरेज का, नॉट फ्रॉम द, यू कैन से, डेड स्टोरेज। सो दिस इज ऑल, यू कैन, आप इसको समझ सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट इज 72 क्वेश्चन, दिस इज अगेन फ्रॉम हाइड्रोलॉजी। What does a benefit cost analysis in flood control evaluate? जो फ्लड कंट्रोल में बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस है वो क्या इवेल्युएट करता है? तो इसको आप याद रखना हमेशा, कॉस्ट बेनिफिट का रिश्ता नाता केवल और केवल इंजीनियरिंग से है। इंजीनियरिंग का जो आत्मा है बोल सकते हो, सोल, वो क्या है, कॉस्ट एंड सेफ्टी। यू आर ऑल द टाइम ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड एनहांस द सेफ्टी। आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर बार बार हर एक जगह पे पूरी इंजीनियरिंग में कॉस्ट को रिड्यूस करने की ही कोशिश करते हो, और कोई पर्पस नहीं होता है। दिस इज द बेसिक, यू कैन से, सोल ऑफ इंजीनियरिंग। इसी काम को आप इंजीनियरिंग में बार बार कर रहे हो। कोई भी काम आप सुंदर, सस्ता और टिकाऊ तरीके से अचीव करना चाहते हो, इंजीनियरिंग की यही बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये जो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस है, ये कहां पे करोगे आप, इट विल बी ओनली फॉर इंजीनियरिंग पर्पजेस। तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सीधा ढूंढ रहा हूँ, इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी, इसके लिए मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा। आई होप कि समझ रहे होगे, ये भी आप आंसर कर सकते हो आसानी से। देन इन स्टडी फ्लो टुवर्ड्स अ फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल इन कन्फाइंड एक्विफर, व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर टेबल फॉर और पीजोमेट्रिक सरफेस? तो पीजोमेट्रिक सरफेस जो होता है, या जो वाटर सरफेस है, उसका शेप कैसा होता है इन अ फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल इन कन्फाइंड एक्विफर? सो दिस विल कम आउट टू बी लीनियर। ये लीनियर होता है। पीजोमेट्रिक सरफेस आपको पता होगा कि जो पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करता है, P बाई रो जी प्लस जेड,
दिस इज प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। पानी के पास तीन एनर्जी हो सकती है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड प्लस यू कैन से काइनेटिक एनर्जी v²/2g प्लस डेटम हेड पोटेंशियल एनर्जी। सो और ये टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कभी प्रेशर से काइनेटिक कन्वर्ट हो जाता है, कभी काइनेटिक से प्रेशर में कन्वर्जन आता है। तो दीज थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो समेशन है इसको बोलते हो पीजोमेट्रिक हेड। इस हेड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड लाइन। और ये जो पीजोमेट्रिक हेड लाइन है एक फुल्ली पेनिट्रेटिंग कन्फाइंड एक्विफर के लिए कैसी होगी? लीनियर होगी। इट विल बी स्ट्रेट लाइन, मींस देयर विल नॉट बी एनी वेरिएशन। भैया फुल्ली कन्फाइंड, फुल्ली पेनिट्रेटिंग कन्फाइंड एक्विफर है। कन्फाइंड मतलब वहां पे कुछ प्रेशर है, वाटर इज नॉट सब्जेक्टेड टू ओनली एंड ओनली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर इज मोर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक मतलब रुके हुए पानी, स्टैटिक वाटर की बेस जो प्रेशर है रो जीएच जिसको आप पढ़ते हो, उसका वेरिएशन आप बना सकते हो समथिंग लाइक दिस रो जीएच। तो जो कन्फाइंड एक्विफर है उसमें प्रेशर हर बार कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर इज सब्जेक्टेड टू कन्फाइंड प्रेशर विच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट। और इसकी वजह से बोल सकते हो जो प्रेशर हेड है वो कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी हेड है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। अगर एरिया फिक्स है तो जो पोटेंशियल हेड है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो जो टोटल हेड लाइन है उससे तो हम चर्चा कर नहीं रहे, हम चर्चा कर रहे हैं केवल और केवल पीजोमेट्रिक हेड लाइन पे, जिसको पीजोमेट्रिक सरफेस बोलते हो। सो दैट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा। सो यू कैन आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हाइड्रो का क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ पंप इज कॉमनली यूज्ड इन ट्यूबवेल्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स? कौन सी पंप यूज करी जाती है कॉमनली ज्यादा डेप्थ से, गहराई से पानी को निकालने के लिए? तो ये याद रखना, अगेन सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप जो आपके घर में सबमर्सिबल लगता है मोटर ना, विच इज सबमर्ज्ड इनसाइड द एक्विफर, सबमर्ज्ड इनसाइड द यू कैन से वेल, उसको सबमर्सिबल बोलते हैं। सो जो बोल सकते हो ट्यूबवेल्स हैं जो कि बेसिकली फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ, ज्यादा नीचे से पानी को एक्सट्रैक्ट करती है, वहां पे आप क्या प्रोवाइड करते हो? सबमर्सिबल टाइप ट्यूबवेल प्रोवाइड करते हो। तरह तरह के ट्यूबवेल्स हैं, पंप हो सकते हैं, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप हो सकता है, रेसिप्रोकेटरी पंप हो सकता है, तरह तरह के पंप हो सकते हैं। सो सबमर्सिबल पंप्स आर नाउअडेज ग्रेटली बीइंग यूज्ड। आपके घर पे भी जो मोटर वोटर लगती है मोस्टली वो सबमर्सिबल होता है। तो सबमर्सिबल पंप हम यूज करते हैं यहाँ पे, ये याद रख सकते हो आप। अगेन हाइड्रो का क्वेश्चन है। इफ द पोटेंशियल इवेपोरेशन फ्रॉम अ लेक इज मेजर्ड टू बी 5 mm per day, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम 1 हेक्टेयर लेक इन 1 day? बोला गया एक दिन में कितना पानी 1 हेक्टेयर लेक से इवेपोरेट होगा अगर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम लेक इज मेजर्ड 5 mm per day। बोला गया 5 mm per day पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर किया गया, तो कितना पानी इवेपोरेट होगा 1 हेक्टेयर लेक एरिया से एक दिन में? ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको तो आपको करके ही आना चाहिए। इसमें क्या ही है, एरिया दे दिया, बोला गया कितना पानी, वॉल्यूम कितना इवेपोरेट करेगा, डेप्थ दे दिया है कि डेली 5 mm पानी जा रहा है, एक दिन में 5 mm जा रहा है, तो एक दिन में 5 mm पर डे, जो ये तो डेप्थ है ना, इसको जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखो 5 mm ये डेप्थ है, mm को मैं चाहूं तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, अभी आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर, तो mm को लिख सकता हूं इनटू 10⁻³ मीटर। दिस इज डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ इनटू जो एरिया करोगे उससे आपको वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा है, टोटल वॉल्यूम पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनाया है, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आपको करके आने चाहिए। और वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम 1 हेक्टेयर लैंड, 1 हेक्टेयर मतलब 10⁴ मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, तो इससे कितना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट होगा, कितना वॉल्यूम इवेपोरेट कर जाएगा। एरिया इनटू डेप्थ से आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम। तो 5, ये देखो 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻⁴ है, उड़ा दिया, 1 10 बचा, क्या हो जाएगा? 50 मीटर क्यूब। सो इट विल बी सिंपली 50 मीटर क्यूब, बी पार्ट। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन फिर से हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है। अ रिजर्वायर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 10 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एंड एक्सपीरियंसेस अ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर, व्हाट विल बी द इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी आफ्टर 50 ईयर्स? ये क्या बात है? तो ये बात है कि जो भी रिवर है या जो कोई कनाल है विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द यू कैन से अलुवियल सॉइल, सो दैट विल कंटेन अ लॉट ऑफ यू कैन से सेडिमेंट पार्टिकल्स अलॉन्ग विद इट, और उनका सेडिमेंटेशन हो सकता है। सेडिमेंटेशन कहां पे होगा? जहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिड्यूस होगी, जहां पे पानी रोकोगे, जहां पे टर्बुलेंस रिड्यूस होगा, बेसिकली डैम वगैरह के पास, रिजर्वायर में आपके, और जिसकी वजह से आपके रिजर्वायर का इफेक्टिव वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। वहां पे मिट्टी भर जाएगी ना, सेडिमेंट काफी सारा डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्ट बहुत डिपॉजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका इफेक्टिव वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा।
अब बात करना, ये भी एक आजकल इसको बोलते हैं, टर्म दिया गया मैन मेड फ्लड। मैन मेड फ्लड का क्या मतलब है कि डैम तो तुमने बनाया है फ्लड्स को मिटिगेट करने के लिए, फ्लड से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, पर डैम बनाने के बाद उसको भूल ही गए हो आप, उसको कभी क्लीन ही नहीं कर रहे हो, उसमें सिल्ट डिपॉजिट करती जा रही है, उसका वॉल्यूम जो इफेक्टिव जिसमें पानी रखा जा सकता है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो क्या होगा, इसकी वजह से भी फ्लड काफी ज्यादा फैलता है। जैसे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार है, उन्होंने एक बार बोला था कि बिहार का जो ये बाढ़ है ये मैन मेड फ्लड है, इट इज मेड बाय इंजीनियर्स। तो सही बात है, क्योंकि आपने मैन मेड ही फ्लड है, क्योंकि आपने डैम तो बनाया पर डैम की बाकी चीजों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी वर्किंग पे, उसके ऑपरेशन पे, क्लीनिंग ऑफ सिल्ट पे, ऑल दिस थिंग्स पे। तो बोला गया कि एक रिजर्वायर है जिसकी कैपेसिटी 10 मिलियन क्यूबिक मीटर, इसका वॉल्यूम है 10 मिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब सिल्ट का डिपोजिशन ऑफ 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर इसके अंदर सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो 50 सालों में कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 50 मिलियन मीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। और बोला गया कि रिजर्वायर की जो कैपेसिटी होगी कितनी, 10 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो बोला गया कि इसका इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी 50 साल बाद कितना होगा, तो इतना तो सिल्ट डिपॉजिट हो गया, तो जो बचेगा वो इफेक्टिव यू कैन से स्टोरेज कैपेसिटी होगा। ये एमएम नहीं है, ये मिलियन मीटर क्यूब है। तो था कितना 10, उसमें घट गया, इतना सिल्ट डिपॉजिट हो गया, ये कितना है, सो 50 इंटू 0.1 करोगे तो 5 आएगा, तो कितना बचा, 5 मिलियन मीटर क्यूब। दिस इज द इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी, 5 मिलियन मीटर क्यूब। Easy question, you can easily understand this, you can easily answer this. Next question 77, which of the following is key limitation of using the rational method for runoff estimation? Rational method आपने पढ़ा होगा, runoff estimation के तरह तरह आपने methods पढ़े होंगे, रेशनल मेथड, इंपेरिकल मेथड, और इसके अलावा तरह तरह के इंपेरिकल मेथड्स में भी जैसे आपने डिकेंस इक्वेशंस पढ़ी होगी, राइव्स इक्वेशन पढ़ी होगी, इंग्लिश इक्वेशन पढ़ी होगी, और जो रेशनल फार्मूला है वो आपने पढ़ा ही है। तो ये सारी चीजें पढ़े होंगी। फिर तरह तरह के आपने और अभी फ्लड एस्टिमेशन के टेक्निक्स पढ़े होंगे, जैसे यू कैन से थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। यहाँ पे तो फ्लड एस्टिमेशन नहीं, यहाँ पे तो रन ऑफ एस्टिमेशन बोल रहा है, तो रन ऑफ से तो फ्लड आ रहा है। रन ऑफ को और भी, जैसे रन ऑफ रेनफॉल को रिलेशनशिप एक मेथड है, उससे भी आप निकाल सकते हो। जो डिफरेंट इंडिसेज है लाइक फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, उसकी मदद से भी आप रन ऑफ निकाल सकते हो। जो हाइड्रोग्राफ या यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसकी मदद से भी आप रन ऑफ निकाल सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रन ऑफ एस्टिमेशन। इन सब से आप रन ऑफ या फ्लड की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। तो जो रेशनल मेथड है, रेशनल मेथड क्या है, Q इज इक्वल टू 1/36 इंटू के इंटू पीसी इंटू ए, जहां पे एरिया हेक्टेयर में होता है, पीसी सेंटीमीटर पर आर में होता है, क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी, के रन ऑफ कोफिशिएंट है, यूनिटलेस होता है, दिस इज रन ऑफ कोफिशिएंट, और 1/36 कन्वर्जन फैक्टर है। इसकी वजह से डिस्चार्ज निकल के आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में या क्यूमैक्स में। मतलब आप एरिया हेक्टेयर्स में पुट करोगे, रेनफॉल इंटेंसिटी आप सेंटीमीटर पर आर में डालोगे, रन ऑफ कोफिशिएंट जो भी डालोगे, तो जो वैल्यू मिलेगी इस फॉर्मूले में रखने के बाद डिस्चार्ज की, रन ऑफ की, वो मीटर क्यूब पर सेकंड मिलेगी। अब इस फॉर्मूले के कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, तो ये स्मॉल कैचमेंट एरिया जिसका एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, जनरली वहां पे यूज किया जाता है। तो मोस्ट वाइडली इस मेथड को यूज करते हैं अर्बन ड्रेनेज सिस्टम प्लानिंग के लिए, मतलब जो सीवर लाइन वगैरह बिछाते हैं, ड्रेनेज पाइप बिछाते हैं, आप आई होप की रिमेंबर कर रहे हो, सीवेज पाइप, ड्रेनेज पाइप, वाटर पाइप, ऑल दिस थिंग्स। तो उसकी डिजाइन के लिए, या जो बाकी अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है उसकी डिजाइन के लिए आप इस फॉर्मूले को मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये कम एरिया के लिए सूटेबल है, एरिया शुड नॉट बी वेरी लार्ज, और इसमें एक अजम्पशन लेते हैं कि जो रेनफॉल इंटेंसिटी है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, पूरे एरिया पे एक समान, एक ही यूनिफॉर्म रेट से बारिश हो रही है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। सेंटर ऑफ जो स्टॉर्म होता है, आई ऑफ स्टॉर्म, वहां पे बारिश का जनरली इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और ये आई कीप ऑन मूविंग, जैसे जैसे आप दूर जाते हो स्टॉर्म के आउटर एक्सपेंस की तरफ जाते हो, रेनफॉल इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो किस तरीके से स्टॉर्म मूव कर रहा है थ्रू आउट द कैचमेंट एरिया, उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेनफॉल का अमाउंट हो सकता है। इट इज नेवर पॉसिबल प्रैक्टिकली कि पूरी एरिया में एक ही इक्विवेलेंट रेट से, यूनिफॉर्म रेट से रेनफॉल हो रही है। सो इट रिक्वायर्स, बट दिस इज आवर अजम्पशन, हम अज्यूम करके चलते हैं कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो है सेंटीमीटर पर आवर, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एरिया। सो इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन टूल। बकवास बात है, कोई ऐसा चीज नहीं है यहाँ पे। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लार्ज वाटर शेड। अभी तो उल्टा बोला कि स्मॉल वाटर शेड में वैलिड होता है, तो लार्ज में कहां से वैलिड हो जाएगा ये? नहीं, ये भी एक गलत बात है। इट अज्यूम्स अ यूनिफॉर्म रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर द एंटायर वाटर शेड, सही बात है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द लैंड यूज चेंजेज, ये भी एक सही बात है। इट अज्यूम्स अ यूनिफॉर्म रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर द एंटायर वाटर शेड, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द लैंड यूज चेंजेज। चलो ले रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो इस सब चीज को अपने आप में अकाउंट में लेता है। जो लैंड यूज चेंज है, किस तरीके से आपने लैंड को चेंज किया है, उसके हिसाब से आप के की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे लैंड यूज चेंजेस का मतलब, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन के लिए रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू 0.46 है,
पर हम उसकी वैल्यू को बढ़ा के भी ले सकते हैं 0.5, 0.6 लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन कि जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसा है, कितना शहरीकरण हुआ है, कितना अर्बनाइजेशन हुआ है, कितना रन ऑफ में इंक्रीज हुआ है और इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, उसके बेसिस पे। तो मेन जो डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है इस मेथड का क्या है कि इसमें हमने रेनफॉल इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म कंसीडर किया हुआ इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। अगला क्वेश्चन फिर से हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है। इन सेमी एरिड रीजन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग evaporation is most likely to introduce significant errors due to methods sensitivity to local microclimatic variations। बोला गया कि वो कौन सा मेथड है जो लोकल माइक्रोस्कोप क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी अपने आप में अकाउंट ले रहा है और काफी सिग्निफिकेंट बोल सकते हो which is most likely to introduce significant errors, काफी सारे एरर्स इंट्रोड्यूस करेगा अपने कंप्यूटेशन में। तो देखो कौन सा ऐसा मेथड है, सो लोकल बोल सकते हो एस्टिमेटिंग इवेपो ट्रांसपिरेशन। देखो तो थॉर्न वेट मेथड है, ये भी एक इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करने का तरीका है। इसमें याद रखना एक पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, इट ओनली यू कैन से डिपेंड्स ऑन वन सिंगल फैक्टर कि टेम्परेचर क्या है, एवरेज मंथली टेम्परेचर क्या है, केवल और केवल, इसमें शायद लिखा भी है, सो विच एस्टिमेट्स ईटी बेस्ड ऑन टेम्परेचर अलोन, केवल और केवल टेम्परेचर को ही अपने अकाउंट में लेता है। रेनफॉल से जो बोल सकते हो सॉरी रेनफॉल बोल रहा हूं, इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर कर रहा है उससे। पैन इवेपोरेशन मेथड वेयर पैन कोएफिशिएंट इज अप्लाइड फॉर मेजरमेंट ऑफ पैन इवेपोरेशन रेट्स। ब्लैनी-क्रेडल इक्वेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड डेलाइट आवर्स, तो ये भी काफी मोस्ट वाइडली मेथड है फॉर इरिगेशन इंजीनियर्स। ये आपने पढ़ा होगा ब्लैनी-क्रेडल इक्वेशन, Kp डिवाइड बाई 41.8 T प्लस 32, इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। इवेपो ट्रांसपिरेशन निकालते हो पहले मंथ का, फिर सारे मंथ्स के जोड़ के पूरे सीजन का निकालते हो। तो पेनमैन जो इक्वेशन है वो तो वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, सबसे ज्यादा बेहतरीन मेथड है, तो ये तो कभी भी इंड्यूस सिग्निफिकेंट एरर करेगा ही नहीं, इट इज मोस्ट एक्यूरेट, तो ये तो बिल्कुल नहीं ऑप्शन होने वाला है, दिस इज मोस्ट एक्यूरेट, तो अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल कभी नहीं आंसर हो सकता है। ब्लैनी-क्रेडल इक्वेशन इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड इक्वेशन, जो कि देखो टेम्परेचर और डेलाइट आवर्स दोनों को अकाउंट में ले रहा है, ये भी काफी एक अच्छा तरीका है, जो इरिगेशन इंजीनियर्स हैं इसको काफी वाइडली यूज करते हैं। पैन इवेपोरेशन मेथड भी एक अच्छा तरीका है, जो पैन कोफिशिएंट है इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए, वो काफी सारे फैक्टर्स, जो क्रॉप किस टाइप की है, सॉइल यूज पैटर्न कैसा है, सॉइल का टाइप कैसा है, सब फैक्टर्स को लेकर डिसाइड किया जाता है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे इनएक्यूरेट मेथड होगा दैट विल बी थॉर्न-वेट मेथड व्हिच एस्टिमेट्स ईटी इवेपो ट्रांसपिरेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर अलोन। तो इसका मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो सटीक ऑप्शन होगा दैट शुड बी डी पार्ट, ये सबसे इनएक्यूरेट है, दिस इज इनएक्यूरेट। सबसे ज्यादा एक्यूरेट पेनमैन इक्वेशन, आफ्टर दैट यू कैन से ब्लैनी-क्रेडल, आफ्टर दैट पैन इवेपोरेशन जो मेथड है, और सबसे जो कमजोर मेथड है लीस्ट एक्यूरेट वो थॉर्न-वेट मेथड है, जिसमें केवल और केवल टेम्परेचर वेरिएशन से ही हम इवेपो ट्रांसपिरेशन को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 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 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, फिर अगेन इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल फॉर हाइड्रोलॉजी, these were all questions of hydrology। आई होप कि आपने इस डिस्कशन को एंजॉय किया है और आपने सॉल्यूशंस को यूजफुल पाया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।